काउंट के परिवार का कचरा। अध्याय 32। क्या सूर्य की निंदा वास्तव में मौजूद है? पागल पुजारिन केज का जवाब कुछ ऐसा था। वह हैरान लग रही थी। इससे केल को कुछ एहसास हुआ। यह कोई साधारण वस्तु नहीं है। जैक ने ऐसे बोलना शुरू किया जैसे वह जानता हो कि केल क्या सोच रहा है। यह एक दिव्य वस्तु है। एक दिव्य वस्तु, भगवान द्वारा उपहार स्वरूप दी गई वस्तु। पवन ध्वनि नामक प्राचीन शक्ति का स्वामी चोर एक दिव्य वस्तु लेकर भागते समय मर गया था। वे इतने कीमती थे। गुप्त संगठन आम मजबूत ब्लू वुल्फ जनजाति को मारने में सक्षम था। इसका कारण यह था कि उनके पास एक दिव्य वस्तु थी। यही कारण था कि केल ने यह प्रश्न पूछते समय उत्साह व्यक्त किया। सूर्य की निंदा कहाँ स्थित है? मैं उसे वापस लाऊंगा। हालांकि जैक ने कटु भाव से अपना सिर हिलाया। मुझे नहीं पता। जैक ने दैवीय वस्तुओं के अस्तित्व के बारे में सिर्फ तब सुना था जब उसे पोप द्वारा संत के तौर तरीके सिखाए जा रहे थे। उसके बाद पोप ने जैक के सवालों क्या दैवीय वस्तुएं हैं का जवाब देते हुए कहा, दैवीय वस्तुएं, ऐसा कुछ भी अस्तित्व में नहीं है। नकली पवित्र युवती हन्ना, जो चुपचाप जैक की बातें सुन रही थी, खिल्ली उड़ाते हुए बोली। पोप ने कहा कि यह अस्तित्व में नहीं है। इसका मतलब है कि यह निश्चित रूप से कहीं है। उस लालची बूढ़े आदमी ने शायद इसे कहीं सुरक्षित जगह पर छिपा दिया है। जैक ने उस समय कुछ दिलचस्प बात कही। हालांकि पोप उस दिव्य वस्तु का उपयोग नहीं कर पाते, भले ही उन्हें पता होता कि वह कहाँ स्थित है। ऐसा क्यों? लगभग 500 साल पहले पोप बनने के बाद से अब तक पोप की नियुक्ति सीधे सूर्यदेव द्वारा नहीं की गई है। उसके बाद से बाकी सभी पोप चर्च के नेताओं द्वारा एक बैठक में चुने गए हैं। हन्नाह ने फिर मुस्कुराहट बिखेरी। नेताओं की बैठक मेरी गांड है। ये सत्ता के लिए एक बदसूरत लड़ाई थी। जैक से प्रश्न पूछने से पहले केल ने पागल पुजारिन, संत और नकली पवित्र युवती की बातचीत को कुछ देर तक सुना। सूर्य की निंदा किस प्रकार की दिव्य वस्तु है? जैक का जवाब सुनने के बाद केल ने इस यात्रा के लिए एक लक्ष्य निर्धारित किया। उसने निश्चय किया कि यदि उसे यह वस्तु मिल गई तो वह इसे चुरा लेगा। लेकिन मेरे पास वास्तव में इसे खोजने का कोई तरीका नहीं है। जब न तो संत और न ही पवित्र युवती को इसके बारे में पता था, तो केल को स्थान का पता लगाने का कोई तरीका नहीं था। इसीलिए उसने भाग्य के बारे में हिस्सा जोड़ा। नल, केल ने अपना सिर अपने कंधे पर रखे हाथ की ओर घुमाया। चलो अंदर चले। वह युवराज था। केल, रोआन साम्राज्य की बाकी जांच टीम और साम्राज्य के प्रशासकों ने अल्बेरू को जवाब दिया। केल, चोई हान, एरोहाबेन और उपकप्तान सभी अल्बेरू के पीछे पीछे वेटिकन की ओर बढ़े। वेटिकन के बाहर प्लाजा में विस्फोट के साक्ष्य अभी भी मौजूद हैं। जादुई बम से वेटिकन का कुछ हिस्सा भी नष्ट हो गया। घटनास्थल के आसपास बैरिकेड लगा हुआ था और बैरिकेड के ठीक बाहर प्लाजा में बड़ी संख्या में लोग एकत्र थे। उन भयानक जुड़वा बच्चों को पकड़ो जिन्होंने चर्च को नष्ट कर दिया और हमारे नागरिकों को मार डाला। सूर्य देवता का चर्च भंग हो गया है। जो चर्च सत्ता चाहता है वह अब चर्च नहीं रह गया है। कई अलग अलग आवाजें सुनी जा सकती थीं। उन शैतानों को पकड़ो और मार डालो जिन्होंने पोप निम को मारा। साम्राज्य को सूर्य देवता की जरूरत नहीं है। सूर्य देवता का चर्च जो लोगों को मारता है उसे खत्म कर देना चाहिए। साम्राज्य ने चर्च ऑफ द सन गॉड के बारे में कई बातें उजागर की थीं जो उन्होंने अपनी आतंकी जांच के दौरान खोजी थीं। नतीजतन वेटिकन खाली हो गया क्योंकि पुजारी, साथ ही वेटिकन से जुड़े अन्य सभी लोग वर्तमान में जांच के दायरे में थे। साम्राज्य काफी दिलचस्प जगह है। केल को पता था कि साम्राज्य का शाही परिवार इन लोगों को जानबूझकर ऐसा करने दे रहा था। उन लोगों में निश्चित रूप से राजपरिवार के लोग भी होंगे। हालांकि केल को इसकी परवाह नहीं थी। मानव, चलो ढेर सारा खजाना खोजें। राउंड की आवाज सुनकर केल ने अपना सिर थोड़ा हिलाया। फिर उसने अपना सिर ऊपर उठाया। वह अल्केमिस्ट्स बेल टॉवर को देख सकता था जो साम्राज्य के सभी स्थानों से दिखाई देता था। वह ऊंची मीनार देख सकता था जो ऐसी लग रही थी मानो वह सूर्य को भी छलनी कर सकती हो। इसके विपरीत वेटिकन शांत और नष्ट हो गया। आह, कितना रोमांचक है। नकली पवित्र युवती हन्ना ने यही कहा था। मैंने आम को गुप्त कमरे के बारे में बताया। यह एक ऐसा स्थान है जिसके बारे में केवल पोप और नेता ही जानते हैं। वेटिकन के बहुत सारे खजाने वहां स्थित हैं। हालांकि मैंने उन्हें गुप्त कमरे के अंदर गुप्त मेज के बारे में नहीं बताया। यही असली खजाने का रास्ता है। केल पहले से भी अधिक गंभीर था। खजाने का रास्ता, उसे ध्यान केंद्रित करने की जरूरत थी। केल ने पहले ही अल्बेरू के साथ इस बारे में बातचीत कर ली थी। केल हेनिट्यूस, आइए जांच के आखिरी दिन योजना के साथ आगे बढ़ें। क्या इसलिए कि जश्न अगले दिन है? हाँ, जब एम्पायर तैयारियों में व्यस्त होगा तब हम इसे चुरा लेंगे।
बहुत बढ़िया लगता है। तब तक मुझे लगता है कि मुझे एक समर्पित अन्वेषक की तरह काम करना चाहिए। बातचीत को याद करते हुए केल के गंभीर भाव ने साम्राज्य के जांच दल के सदस्यों को सख्त बना दिया। सरसराहट। वेटिकन में धीरे धीरे प्रवेश करते समय केल का पैर टूटी हुई इमारतों से गिरे कुछ पत्थरों पर पड़ गया। क्या हमें अपनी इच्छानुसार जांच करनी होगी? साम्राज्य के प्रशासक ने अलबरू के प्रश्न पर हल्के से अपना सिर हिलाया। हाँ सर, हालांकि हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आप हमें पहले से ही स्थान के बारे में बता दें और हम में से किसी एक को हर समय अपने साथ रखें। ऐसा है। जो भी हो, हम वैसा ही करेंगे जैसा आपने कहा है। अलबरू को परेशान न होते देख प्रशासक ने राहत की सांस ली। अलबरू ने जांच दल को विभाजित किया और कुछ आदेश दिए। मेरे सहित ये 5 लोग केंद्रीय भवन की जांच करेंगे। केंद्रीय इमारत, पूर्वी एनेक्सी, पश्चिमी प्रशासनिक कार्यालय। अलबेरू ने टीम को वितरित किया और केल की ओर देखते हुए आखिरी इमारत की ओर इशारा किया। युवा मास्टर केल हेनिट्यूज, आप और इंस्पेक्टर बेन पीछे के बगीचे और उसके पीछे के शिखर वाले टॉवर की जांच करेंगे। केल और बेन ने एक दूसरे से आंख मिलाई। बेन अलबेरू के सचिवों में से एक था जिसे उसकी जांच क्षमताओं के आधार पर इंस्पेक्टर के रूप में नामित किया गया था। वह स्वाभाविक रूप से एक प्रच्छन्न डार्क एल्फ था। केल ने बोलना शुरू किया। महाराज, मुझे किसी अन्य रक्षक की आवश्यकता नहीं है क्योंकि मेरे साथ मेरे 3 शूरवीर हैं। अलबरू ने अपना सिर हिलाया जैसे कि यह कोई मुद्दा ही नहीं था। जैसा आप चाहें वैसा करें। आप, बेन और साम्राज्य का एक प्रशासक, आप तीनों के लिए 3 शूरवीर ठीक रहेंगे। अलबरू ने सभी को आगे बढ़ने का आदेश दिया। केल ने बेन को अपने सामने बिठाया और धीरे धीरे बगीचे की ओर चल दिया। बगीचे में कुछ भी नहीं है। नकली पवित्र युवती हन्ना ने कहा था कि बगीचे में कोई मूल्यवान वस्तु नहीं है। केल ने देखा कि जैसे ही वे बगीचे में दाखिल हुए, साम्राज्य के प्रशासक अजीब तरह से मुस्कुरा रहे थे। उद्धरण चिन्ह ... ये बहुत बदसूरत है ना? प्रशासक को कुचले गए फूल दिखाई दे रहे थे। वहां खून के धब्बे भी थे जिससे ये बगीचा युद्ध के मैदान जैसा लग रहा था। प्रशासक उन्हें ये भयानक दृश्य दिखाने के लिए अजीब तरह से मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। बिल्कुल नहीं। केल ने प्रशासक से बात करना शुरू किया। उस भयानक क्षण के बारे में सोचकर मुझे दुख होता है। प्रशासक को याद आया कि उसके सामने खड़ा ये युवा स्वामी वही है जिसने अपने राज्य की रक्षा के लिए खुद को खतरे में डाला था। उसने अपना कान न्यायप्रिय कुलीन की बातों की ओर लगाया। मैं प्रार्थना करता हूं कि हम अपराधियों को ढूंढ सकें ताकि मृतकों की आत्माओं के साथ साथ उनके पीछे रह गए लोगों के दिलों को भी सांत्वना मिल सके। उद्धरण चिन्ह ... ये बहुत मार्मिक शब्द हैं। केल ने बगीचे में चलते हुए एक न्यायप्रिय रईस की तरह व्यवहार किया। वह बगीचे के पीछे का टॉवर देख सकता था। उसके ऊपर एक बहुत छोटी खिड़की थी। व्यवस्थापक ने बोलना शुरू किया जब उसने देखा कि केल की नज़र टावर पर थी। ऐसा कहा जाता है कि सैकड़ों साल पहले जब वेटिकन बनाया गया था, तब वहां एक विधर्मी था। माना जाता है कि उन्होंने उस विधर्मी को टावर के सबसे ऊपर बंद कर दिया था। केल ने भी यह बात जैक से सुनी थी। यह एक ऐसी इमारत है जिसमें ऊपर तक जाने के लिए एक सीढ़ी है और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। यह एक बहुत ही बेकार इमारत है। इसका इस्तेमाल 200 सालों से नहीं किया गया है। हन्ना ने भी यही कहा था। उद्धरण ... लेकिन हो क्या रहा है? धमाका, धमाका। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। यह उसी क्षण से शुरू हो गया था जब उसने टावर को देखा था। केल ने बोलना शुरू करते समय अपनी नज़र टावर पर ही रखी। बेन, चलो हम अलग होकर देखते हैं। मैं टावर की तरफ जाऊंगा। हाँ सर, मैं समझ गया। साम्राज्य का प्रशासक बगीचे के प्रवेश द्वार पर वापस चला गया और बोलना शुरू कर दिया। कृपया अपना समय लें, मैं यहीं आ जाऊंगा। इसका मतलब था कि वह उन पर नजर रखेगा। केल ने कुछ भी नहीं कहा और वह टावर की ओर चलने लगा। क्या हो रहा है? केल ने चोईहान केल के पीछे चल रहा था। हिल्समैन बेन के साथ था जबकि एरोहाबेन साम्राज्य के प्रशासक के साथ था। केल ने सहजता से चोईहान के प्रश्न का उत्तर दिया। कुछ नहीं, मेरा दिल बस धड़क रहा है। दिल? चोईहान उलझन में लग रहा था। यह उसी क्षण हुआ। यह तब हुआ जब केल टावर के करीब पहुंच गया। वह क्षण जब उसे इस 15 मंजिला टावर का एकमात्र दरवाजा दिखाई दे रहा था जो ठंडा और क्रूर लग रहा था। चोईहान ने इसे देखा। केल ने, तुम्हारे हाथ में। वह बाकी कुछ नहीं कह सका क्योंकि उसने चारों ओर देखा। फिर वह साम्राज्य के प्रशासक का दृश्य अवरुद्ध करने के लिए जल्दी से केल की तरफ चला गया। चोईहान ने फिर केल के दाहिने हाथ की ओर इशारा किया। स्वूश! केल के दाहिने हाथ पर हवा का एक हल्का झोंका बन रहा था।
हाँ हाँ हाँ, पूरे इलाके में धीमी हंसी गूंज उठी। ये शांत हंसी प्रशंसा और आश्चर्य दोनों से भरी हुई थी। ये कईल था। कईल खुद को हंसने से नहीं रोक सका। बूम बूम बूम, उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। उसके पैर भी हल्के महसूस हुए। ये पवन की ध्वनि थी। हवा की आवाज उसके दिमाग में पहले से कहीं ज्यादा गूंज रही थी। केल को इस शक्ति के भूतपूर्व मालिक के बारे में जानकारी याद आ गई। सबसे बड़ा चोर जिसने एक दिव्य वस्तु चुराई थी, वह जितनी तेज थी उतनी ही साहसी भी थी। स्वूश, उसके हाथ पर हवा का झोंका लगातार टावर की ओर उड़ना चाहता था। मानव, क्या हो रहा है? तुम हवा क्यों चला रहे हो? क्या तुम बवंडर से मीनार को नष्ट करने की कोशिश कर रहे हो? राउन की गंभीर आवाज उसके दिमाग में गूंज उठी। ऐसा मत करो, मैंने पिछली बार तुम्हारे हाथ कांपते हुए देखे थे। महान और शक्तिशाली राउन मिरु, अगर तुम चाहो तो आसानी से ऐसे टॉवर को नष्ट कर सकते हैं। मैं महल को भी नष्ट कर सकता हूँ। केल ने शांति से जवाब दिया। हम इसे नष्ट नहीं कर सकते। माफ करें, योजक चिन्ह डॉट डॉट डॉट। आप इसे नष्ट नहीं करने जा रहे हैं? चोई हान ने असमंजस के साथ पूछा, जबकि राउन ने अजीब तरह से निराश स्वर में जवाब दिया। केल ने अपने बाएं हाथ से अपना चेहरा साफ किया। उसे जैक और हन्ना द्वारा टावर के बारे में बताई गई जानकारी याद आ गई। हालांकि वे उसे विधर्मी कहते हैं, लेकिन नेताओं को सच्चाई पता चल जाती है। टॉवर में कैद की गई महिला आखिरी असली पवित्र युवती थी। तुम सही हो, उसने चर्च के गलत कामों को उजागर करने की कोशिश की थी, लेकिन वह असफल रही और उसे हमेशा के लिए टॉवर में कैद होकर भयानक जीवन जीना पड़ा। पोप ने बचपन से ही हमारा दिमाग धोने की कोशिश की कि उस पवित्र युवती की तरह व्यवहार करने से हमें केवल दयनीय जीवन ही मिलेगा। वह टॉवर जहां अंतिम वास्तविक पवित्र युवती रहती थी, उसने वेटिकन के सबसे ऊंचे टॉवर के शीर्ष पर स्थित छोटी खिड़की से चर्च को देखा था। केल को जैक से पूछा गया प्रश्न याद आ गया, साथ ही जैक का उत्तर भी। सूर्य की निंदा किस प्रकार की दिव्य वस्तु है? जैक ने जवाब देते हुए अजीब सी मुस्कान बिखेरी। ये सूर्य का निर्णय है, हालांकि इस पर विश्वास करना कठिन है। बोलते हुए उसने अपना सिर हिलाया। ऐसा माना जाता है कि यह रात को रोकता है। एक सफेद रात। ऐसा कहा जाता है कि यह एक उजली रात लाता है। सूर्य की निंदा, एक वस्तु जो अंधकार को नष्ट करती है। यह एक दिव्य वस्तु थी जो केवल सूर्य देवता के चर्च के पास ही हो सकती थी। केल ने पुनः टावर की ओर देखा। ये यही है। वह चोर जो साउंड ऑफ द विंड का मालिक था, चुपचाप उसके पास पहुंच रहा था। ये यही है। दिव्य वस्तु यहाँ है। केल ने बोलना शुरू किया। चोई हान, जी श्रीमान, हम आज रात चुपके से महल छोड़ देंगे। माफ करें। केल ने हैरान चोई हान की ओर देखा तक नहीं जब वह राउन से बात करने लगा। राउन, यह क्या है? मानव, आज रात मेरे कमरे में हत्यारे को कुछ भ्रम दिखाओ। उसे ऐसा महसूस कराओ कि मैं कमरे में शांति से सो रहा हूँ। योजक चिन्ह, वह बहुत शक्तिशाली है, इसलिए मुझे एक जादुई पत्थर से जादुई घेरा बनाना होगा। इसका इस्तेमाल करें। केल को इसकी परवाह नहीं थी। जब वे एक दिव्य वस्तु खोजने जा रहे थे तो वह जादुई पत्थर की परवाह क्यों करेगा? केल ने बोलना शुरू किया। हम आज रात इस टावर को लूटेंगे। टावर लूटो। टावर से सब कुछ ले लो। चोई हान को अब तक केल के बोलने के तरीके की आदत हो चुकी थी। हालांकि वह इसे इस तरह से कह रहे हैं, लेकिन मुझे यकीन है कि वह इसे फिर से अच्छे कामों के लिए इस्तेमाल करेंगे। अब तक कैल ने जो कुछ भी किया था, उसका इस्तेमाल दूसरों की मदद करने या किसी सकारात्मक काम के लिए किया था। चोई हान को कैल पर भरोसा था। यही कारण है कि उन्होंने बिना किसी समस्या के जवाब दिया। मैं इसकी तैयारी करूंगा। अच्छा, हम भी नकली पोशाक पहनने जा रहे हैं। चोई हान ये सुनकर झेप गया कि वे नकली गुप्त संगठन की पोशाक पहनने जा रहे हैं, लेकिन फिर भी उसने चुपचाप अपना सिर हिला दिया। केल ने सूर्य देवता के चर्च और वेटिकन के बारे में सोचना शुरू कर दिया। सूर्य देवता का चर्च महाद्वीप पर एक धार्मिक संस्था के रूप में लंबे समय से अस्तित्व में था। कुछ 100 वर्ष पहले मोगोरू साम्राज्य में वेटिकन के निर्माण के बाद यह एक शक्तिशाली चर्च बन गया तथा पिछले 150 वर्षों से साम्राज्य के आधिकारिक धर्म के रूप में इसने अपना प्रभाव मजबूत किया है। ऐसा माना जाता है कि इस टावर का निर्माण वेटिकन के निर्माण के समय हुआ था। केल ने टावर की सतह को छुआ। इस समय शीत ऋतु की मध्य रात्रि थी। टावर की दीवारें ठंडी थीं। बूम बूम बूम, पवन की ध्वनि बेकाबू हो रही थी। मानव, तुम इतने डरावने तरीके से क्यों मुस्कुरा रहे हो? राउन की आवाज उसके दिमाग में गूंज रही थी। जब राउन बोलना शुरू कर रहा था तो केल ने उसे पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। यह एक शांत आवाज थी। यह नया है। चोई हान ने उन्हें जवाब दिया। ऐसा लगता है कि एम्पायर ने इसे हाल ही में लगाया है।
हाँ, उन्होंने शायद मूल ताला नष्ट कर दिया और इसे बदल दिया क्योंकि टॉवर में कुछ भी नहीं था। केल ने नए ताले की ओर इशारा किया। इसे तोड़ना। शश। एक छोटी सी काली आभा ने चुपचाप ताले को नष्ट कर दिया। टावर के ऊपर का दरवाजा बिना किसी आवाज के खुला। रावण उस दरार से उड़कर अंदर आया। यहाँ कोई लोग या जादुई उपकरण नहीं है। मानव ये वास्तव में एक तरफ फेंक दिया गया था। केल ने रावण की रिपोर्ट पर अपना सिर हिलाया और दरवाजे से अंदर चला गया। 15वीं मंजिल। छोटी खिड़की इस मंजिल पर एकमात्र खिड़की थी। पाठ। केल के सामने प्रकाश का एक छोटा सा गोला प्रकट हुआ। चोई हान ने बोलना शुरू करने से पहले थोड़ा सा अंतराल छोड़ते हुए दरवाजा बंद कर दिया। मैं वहां पहुंच जाऊंगा। केल ने अपना सिर हिलाया और धीरे धीरे बोलना शुरू किया। एरोहाबेन को कईल के बिस्तर पर शांति से सोना चाहिए और उसके बाल कईल के लाल बालों से मेल खाने चाहिए। केल के शयनकक्ष में जासूस को केल के शयनकक्ष के दरवाजे की रखवाली कर रहे असली हिल्समैन और केल के शयनकक्ष के अंदर की रखवाली कर रहे नकली चोई हान पर नजर रखनी चाहिए। वे सोचते होंगे कि एरोहाबेन ने अपनी शिफ्ट बदल ली है और सोने के लिए अपने कमरे में चला गया है। मानव, चलो जल्दी करो। केल ने राउन के आग्रह पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी और धीरे धीरे आगे बढ़ गया। टैप टैप। जैसे ही वह गोलाकार सीढ़ियों से ऊपर की ओर बढ़ा, उसके कदमों की आवाज गूंजने लगी। सभी गार्ड पूर्वी एनेक्सी में एकत्र हो गए हैं। वेटिकन में सुरक्षा का उच्चतम स्तर पूर्वी एनेक्सी से शुरू हुआ, फिर पश्चिमी प्रशासनिक कार्यालयों और अंत में केंद्रीय भवन तक। बगीचे में कोई गार्ड भी नहीं था। गश्ती मार्ग निर्धारित करने के लिए केल ने काफी देर तक हवा में तैरकर यह पता लगाया कि गार्डों के बगीचे में आने के बीच लगभग 1 घंटे का अंतराल होता है। वे इस बात का प्रचार कर रहे हैं कि पूर्वी एनेक्सी में एक गुप्त कमरा है। केल को यह बात मूर्खतापूर्ण लगी। उसे तलवार मास्टर हन्नाह की कही बात याद आई। चर्च की गश्ती और साम्राज्य की वर्तमान गश्ती पद्धति संभवतः भिन्न है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूंगा क्योंकि इससे मदद मिल सकती है। नकली पवित्र युवती ने गश्ती पैटर्न समझाया। वे शायद ही कभी बगीचे में जाते हैं। हन्ना, लेकिन क्या पोप बगीचे में अक्सर नहीं जाते थे? हन्नाह ने उपहास करते हुए आगे कहा। उसने किया। वह बूढ़ा कमीना जो बिना सोए रहता है। वह हमेशा बगीचे में घूमता रहता था। जब वह बगीचे में होता था तो वह दूसरों को बगीचे में आने भी नहीं देता था। अजीब कमीना। क्या बगीचा उसका निजी क्षेत्र है? केल को अंततः पोप की कार्रवाइयां समझ में आ गईं। ऐसा लगता है कि पोप को इस टावर के बारे में पता था। ऐसा लग रहा था जैसे उसे पता था कि यहाँ कोई दिव्य वस्तु है। हालांकि मुझे नहीं पता कि उसने वह दिव्य वस्तु संत को क्यों नहीं दी। भले ही वह आधा संत ही क्यों न हो, जैक को अभी भी दिव्य वस्तु का उपयोग करने में सक्षम होना चाहिए था। तब विश्वासी और भी अधिक वफादार बन जाते। बेशक पोप ने सोचा होगा कि अगर संत के पास कोई दिव्य वस्तु होगी तो उसे नियंत्रित करना मुश्किल होगा। शायद इसीलिए उन्होंने दिव्य वस्तु के अस्तित्व को छिपाया। मानव, तुम चलते चलते लगातार क्यों मुस्कुरा रहे हो? जल्दी करो ताकि हम अपना सामान ले सकें। केल ने थोड़ा तेज चलना शुरू कर दिया। स्वूश। हवा की आवाज ने केल के पैरों को घेर लिया। वह बिना ज्यादा मेहनत किए तेजी से ऊपर चढ़ने में सक्षम था। केल अंततः 15वीं मंजिल पर पहुंचा। मानव, मैं ताला तोड़ दूंगा। रावण ने निश्चय कर लिया था कि चुप रहना ठीक नहीं है, इसलिए वह जोर से चिल्लाया। ब्लैक ड्रैगन ने छोटे और पुराने लोहे के दरवाजे पर लगे नए ताले को तोड़ दिया और दरवाजे को एक तरफ धकेल दिया। मानव, चलो रेंगे। दरवाजा कईल की ऊंचाई का केवल आधा था। रावण ने अपने पंख मोड़े और धीरे धीरे अंदर घुसा। फिर उसने अपना सिर बाहर धकेला। मानव, तुम अंदर क्यों नहीं आ रहे हो? हाँ। केल ने दरवाजे से रेंगते हुए एक गहरी सांस छोड़ी। 15वीं मंजिल। संकीर्ण कमरे में प्रवेश करते ही केल उठ खड़ा हुआ। उद्धरण चिन्ह ... मानव, ये बहुत बंजर है। यहाँ वास्तव में कुछ भी नहीं था। एक पुराना धातु का बिस्तर, एक मेज जो किसी भी पल टूट सकती थी, और एक धातु की कुर्सी। कमरे में सिर्फ यही चीजें थीं। मानव, मुझे लगता है कि मैं समझ गया हूं कि साम्राज्य ने इसे अकेला क्यों छोड़ दिया। यहाँ वास्तव में कुछ भी नहीं था। यह एक भूली हुई जेल की तरह लग रहा था। रावण को वह अंधेरी गुफा याद आ गई जिसमें उसे जंजीरों से जकड़ा गया था। ये कमरा भी उस गुफा की तरह ही उदास था। उद्धरण चिन्ह ... मानव, यहाँ एक अजीब हिंसक और डरावनी आभा है। ब्लैक ड्रैगन को कुछ अजीब सा महसूस हुआ। केल चुप हो गया। उसी समय रावण के कानों में एक दिलचस्प आवाज पड़ी। स्वूश। हवा का जोर था। रावण ने अपना सिर घुमाया। वह कुछ नहीं बोल सका। टैप टैप टैप। जेल के फर्श पर असमान स्लेटें। केल हेनिट्यूस झुके हुए थे और स्लेट पर टैप कर रहे थे। रावण बस देखता रहा।
आखिरकार ब्लैक ड्रैगन ने उस इंसान से आंख मिलाई जिसने बोलना शुरू किया। ये यही है। केल के बगल से बवंडर गरज रहा था। क्लंक क्लंक, पुराने धातु के बिस्तर और कुर्सी की खटखट शुरू हो गई। जेल में गरजते बवंडर के शोर के अलावा शांति थी। राउंड ने इस शक्ति को इस तरह से काम करते हुए कभी नहीं देखा था। केल ने जेल में प्रवेश करते ही पवन की ध्वनि का प्रयोग किया था। तब उन्होंने प्राचीन शक्ति के भीतर संग्रहित भावनाओं को महसूस किया। ये पहली बार था जब उसने ऐसा महसूस किया था। जयकार। पवन की ध्वनि उत्साहवर्धक थी। केल ने राउंड की ओर देखा। काले ड्रैगन ने अपना सिर हिलाया और जादू का इस्तेमाल करके केल द्वारा टैप की जा रही स्लेट को उठा लिया। सैकड़ों वर्षों से वहां पड़ी स्लेट को हटाने में काफी मेहनत लगी। स्वूश, स्लेट के हटते ही हवा अपने आप चलने लगी और धूल को उड़ा ले गई। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। यह पाया, वहां एक ब्लैक बॉक्स था। यह एक बक्सा था जिसका ताला इतना पुराना था कि शायद सही चाबी से भी इसे खोला न जा सके। यह एक छोटा सा बक्सा था। केल ने जल्दी से बक्से के ऊपर से गंदगी साफ कर दी। बूम बूम बूम, वह महसूस कर सकता था कि जैसे ही वह मिट्टी हटा रहा था, उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। सूर्य की निंदा, अब यह उसके हाथ में था। इससे उसके लिए साम्राज्य में योजना से पहले ही गड़बड़ी पैदा करना संभव हो जाएगा। राउंड, जो केल के पास जा रहा था, बवंडर के कारण और करीब नहीं आ सका और इसलिए उसने दूर से ही ताला नष्ट कर दिया। दरार, ताला आसानी से टूट गया। केल ने धीरे से बक्सा खोला। चीख, खटपट, सैकड़ों वर्षों में पहली बार बक्से के अंदर का दृश्य सामने आया। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। क्या? केल उलझन में था। स्वूश, बवंडर धीरे धीरे गायब हो गए, जैसे कि वे आखिरकार आराम कर सकते थे। राउंड तब बॉक्स के अंदर देखने के लिए केल से चिपक गया। हम मानव, ये बहुत डरावना और हिंसक है। केले राउंड के बयान का जवाब नहीं दे सके। उसने धीरे से उस वस्तु को बक्से से बाहर निकाला। यह एक किताब थी। सफेद किताब एकदम सही हालत में लग रही थी। केल ने शीर्षक पढ़ा, लेस देन शांतिपूर्वक कैसे मरे ग्रेटर देन। उद्धरण डॉट डॉट डॉट। डरावना, यह सूर्य की निंदा नहीं थी। यह उसी क्षण हुआ। क्या आप अपना बलिदान देने की कोशिश कर रहे हैं? वह सुपर रॉक की आवाज सुन सकता था। केल चौंक गया और राउंड की ओर देखने लगा। राउंड, क्या इस किताब पर कोई अभिशाप है? नहीं, इसमें बस एक हिंसक और डरावनी आभा है। केल उदासीन हो गया। राउंड पहले से ही कह रहा था कि यह हिंसक और डरावना था। क्या यह इस किताब की वजह से था? सुपर रॉक जो कह रहा था उसके आधार पर यह वाकई डरावना लग रहा था। केल ने धीरे से किताब नीचे रख दी। हम मानव है ना हमारा। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। नहीं, ये थोड़ा सा है। स्वूश, अचानक तेज हवा चलने लगी। कैल हवा के जरिए हवा के मौन क्रोध की आवाज को महसूस कर सकता था। हाँ, केल ने फिर से सफेद किताब उठा ली। हवा रुक गई। ये निश्चित रूप से एक दिव्य वस्तु है। यह अभिशप्त भी नहीं है। पुस्तक को देखते हुए केल को अजीब महसूस हुआ। उद्धरण डॉट डॉट डॉट। ये रोआन भाषा में क्यों है? केल को जो शब्द दिखाई दिए वे रोआन भाषा में थे। राउंड, शीर्षक रोआन भाषा में है ना? मानव, क्या ये रूनिक भाषा नहीं है? उद्धरण चिन्ह उद्धरण डॉट डॉट डॉट। क्या? राउंड कह रहा था कि यह शीर्षक उसके लिए रूनिक था। केल का चेहरा बदल गया। उसने बिना किसी हिचकिचाहट के किताब खोली। उसने पहला पृष्ठ पलटा। लेस देन, दुनिया के सभी जीव मरने के बाद भी सुंदर लगते हैं। ग्रेटर देन, वह अगले पृष्ठ पर पलट गया। लेस देन, क्या आप मरना चाहते हैं? ग्रेटर देन, लेस देन, मेरे पीछे आओ। ग्रेटर देन, लेस देन, आइए जाने मरने का सबसे आसान तरीका। ग्रेटर देन। राउंड, जो किताब देखने के लिए अपनी गर्दन ऊपर उठा रहा था, उलझन में अपना सिर झुकाता रहा। यह अजीब था। फिर उसने केल की आवाज सुनी। राउंड, यह क्या है? मानव, मिस केज मौत के चच का हिस्सा है ना? पागल पुजारिन केज। राउंड ने अजीब भाव से केल की ओर देखा। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। हाँ, काफी समय हो गया है जब से उनके पास कोई संत या पवित्र युवती आई है ना? उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। हाँ। राउंड की आंखें ये पूछ रही थी कि केल ऐसे स्पष्ट प्रश्न क्यों पूछ रहा है, लेकिन केल चुपचाप पृष्ठों को पलटता रहा जब तक कि वह वापस कवर पर नहीं आ गया। वह लेखक का नाम देख सकता था। लेस देन लेखक, एक हार्दिक मृत्यु। ग्रेटर देन, हाँ ये। केल आश्चर्यचकित रह गया। मुझे लगता है कि यह है मृत्यु के देवता की एक दिव्य वस्तु। यह आश्चर्य की बात नहीं थी कि उसे एक दिव्य वस्तु मिली। हालांकि वह भ्रमित था। ये यहाँ क्यों है? सूर्य देव की अंतिम पवित्र युवती के कारागार में मृत्यु के देवता की दिव्य वस्तु क्यों थी?
केल पहेली के टुकड़ों को एक साथ नहीं जोड़ सका। केल ने सफेद किताब को वापस बक्से में रख दिया। फिर उसने बक्से को मिट्टी से बाहर निकाला। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। और यह क्या है? बक्से के नीचे एक किताब थी जिसके दोनों तरफ लोहे की प्लेट लगी हुई थी। केल ने चौंक कर लोहे की प्लेट और किताब उठा ली। धप! पुस्तक लोहे की प्लेटों से निकलकर जमीन पर गिर गई। जैसे ही वह पुरानी किताब जमीन पर गिरी, वह खुल गई। समय के प्रभाव के बाद पुस्तक पर केवल कुछ पंक्तियां ही रह गईं। मानव, ये साम्राज्य की भाषा है। ये शब्द साम्राज्य की भाषा में थे। केल, जिसने इस यात्रा के लिए साम्राज्य की भाषा की मूल बातें सीखी थीं, कुछ शब्द पढ़ सकता था। लेस देन, तुम कमीने। ग्रेटर देन, वे अपशब्द थे। केल ने सभी अपशब्द याद कर लिए थे। लेस देन, मुझे आशा है कि आप सब मर जाएंगे। ग्रेटर देन, वे अपशब्द थे। जो शब्द अभी भी सुपाठ्य थे उनमें से अधिकांश मुख्यतः गाली गलौज वाले शब्द थे। मानव, क्या ऐसा नहीं लगता कि इस कमरे के मालिक ने ये लिखा है? केल ने ध्यानपूर्वक पुस्तक का पहला पृष्ठ खोला। वह डायरी के पहले पृष्ठ पर साम्राज्य की भाषा देख सकता था। राउन, इसे मेरे लिए पढ़ो। ठीक है। महान राउन महाद्वीप की सभी भाषाएं जानता है। राउन ने पृष्ठ पर सुपाठ्य पाठ पढ़ना शुरू किया। पोप, तुम कमीने हो जो एक दयनीय मौत मरने के लायक हो। तुमने मुझे इस तरह कैद करने का फैसला किया। तुम बेवकूफ कमीने हो जो कभी भी सूर्य देवता से आशीर्वाद का एक छोटा सा टुकड़ा भी प्राप्त नहीं कर पाओगे। केल ने राउन की ओर देखा। राउन ने गंभीर भाव से उसकी ओर देखा। यही तो इसमें लिखा है। जरूर। केल ने राउन के निरंतर अनुवाद को ध्यान से सुना। तुमने इस अनमोल इंसान को इस छोटी सी जेल में कैद कर दिया। 100 नहीं, 1000 दिन की पीड़ा तुम्हारे लिए काफी नहीं है। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। दुष्ट कमीने, मैं तुम पर भरोसा करके बेवकूफ था। कमीने, हाँ, अगर उन्हें जेल हो जाए तो कोई भी नाराज हो जाएगा। केल ने पवित्र युवती की भावनाओं को समझा। ये डायरी निश्चित रूप से पवित्र युवती की डायरी थी। राउन ने पृष्ठ पलटा और अनुवाद जारी रखा। तुमने मेरी शक्ति को दबाने के लिए मुझे मृत्यु के देवता की दिव्य वस्तु से कैद कर लिया। बस देखो, मैं इसे दिव्य वस्तु के नीचे छोड़ दूंगा ताकि भविष्य में कोई इसे देख सके। हम केल, जो खामोशी से गालियां सुन रहा था, और राउन, जो वास्तविक रूप से गालियां सुना रहा था, एक दूसरे की ओर देखने लगे। राउन ने सफेद किताब की ओर इशारा किया। मानव, ये, हाँ, बस आगे पढ़ो। ठीक है। राउन ने केल के खुशमिजाज स्वभाव पर मुस्कुराया और पढ़ना जारी रखा। फिर वह झेप गया। बेवकूफ, तुम्हें ये भी नहीं पता कि सूर्य देव की दिव्य वस्तु कहाँ स्थित है। तुम मुझे, जो राजसी बनने का लक्ष्य रखता है, इसमें डालने की हिम्मत करते हो। मानव, यह अजीब है। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। चलिए पढ़ते रहें। ठीक है। राउन ने डायरी देखी जो साम्राज्य की भाषा में थी। लेस देन, जिसे भविष्य की रानी कहा जाता था, उसका ऐसा अंत हुआ। कौन जानता था कि दूसरा राजकुमार और पोप ऐसा भयानक काम करेंगे। ग्रेटर देन, लेस देन, मैंने शाही पिता से सूर्य देवता को साम्राज्य में लाने के लिए क्यों कहा? क्या यह इसलिए नहीं था क्योंकि मैं एक पवित्र युवती थी? ग्रेटर देन, लेस देन, इसीलिए मैंने पोप कहा, इसीलिए मैंने कहा कि वह कमीना पोप नहीं बन सकता। वे सभी उस दुष्ट मुखौटे से धोखा खा गए। यह अनुचित है। ग्रेटर देन, राउन ने कैल के लिए ये सब पढ़ा। फिर उसने पढ़ना जारी रखा। तुमने मृत्यु के देवता की दिव्य वस्तु चुरा ली क्योंकि तुम मृत्यु के देवता के चट से डरते हो। ये न्याय सूर्य देवता की इच्छा कैसे हो सकती है? तुम कमीनों को दयनीय मौत मरना चाहिए। कैल के लिए पहेली धीरे धीरे सुलझ रही थी। अंतिम पवित्र युवती सिंहासन की उत्तराधिकारी थी। दूसरा राजकुमार संभवतः उसके बाद सबसे अधिक प्रभावशाली था। दूसरे राजकुमार और पोप ने पवित्र युवती को यहाँ कैद करने की साजिश रची थी। वे ही थे जिन्होंने अपने शत्रु मृत्यु के देवता की दिव्य वस्तु भी यहाँ रखी थी। यही कारण है कि पोप को यहाँ घूमना बहुत पसंद था। सूर्य की निंदा के कारण पोप यहाँ नहीं आए। इस बम को और भी बड़ा रहस्य बनाए रखना जरूरी था। यह ऐसी चीज थी जिसके बारे में सिर्फ वही जान सकता था। मुझे लगता है ये बात सही है। सूर्य देवता का चर्च इस महाद्वीप पर सबसे प्रसिद्ध समूहों में से एक है। मृत्यु के देवता के चर्च का प्रभाव उतना मजबूत नहीं है। हालांकि मौत सूरज से ज्यादा शक्तिशाली थी। ये समझ में आता था कि वे फिर भी उनसे क्यों सावधान रहेंगे। उसी समय राउन का निरंतर अनुवाद कैले के कानों तक पहुंचा। बेवकूफ, तुमने मुझे कैद करने के बाद मेरा महल जला दिया था। फिर तुमने मुझे हंसने के लिए पागल और विधर्मी कहा। तुम्हें क्या लगता है मैं क्यों हंसा? हॉन्फना, राउन हांफते हुए बोलता रहा। बेवकूफ, तुम्हें तो ये भी नहीं पता था कि सूर्य की निंदा वहां थी।
क्या जिस दिव्य वस्तु की तुम तलाश कर रहे थे वह उस जले हुए महल के नीचे है? केल ने राउन की ओर देखा, जिसने डायरी में एक और बात पढ़ी। आह, कितना मजेदार है! ये सचमुच हास्यास्पद है। केल ने राउन की ओर देखा, जिसने मुस्कुराते हुए केल की ओर देखा और पूछा, मानव, क्या हम महल भी लूट रहे हैं? राउन कैले के कठोर चेहरे को देख सकता था। राउन। धीमी आवाज सुनकर राउन को एहसास हुआ कि शायद उसका विचार बहुत ज्यादा बेकाबू हो गया है। राउन भी कठोर भाव से बोलने लगा। हाँ, राउन को केल की ताकत का पूरा अंदाजा था। ब्लैक ड्रैगन के अगले पंजे ने केल के पैर पर थपथपाया। मानव, मैंने कुछ बहुत ही अजीब बात कह दी। न केवल तुम्हारा शरीर कमजोर है, बल्कि तुम्हारा प्रभाव भी साम्राज्य के शाही परिवार से बहुत कम है। इसलिए बस आराम से बैठो। मैं तुम्हारे लिए महल लूट लूंगा। तुम किस बारे में बात कर रहे हो? हम। राउन के विपरीत, जो कि केल के लिए महल को लूटने के बारे में गंभीर था, केल ने अपनी नई योजना साझा करते हुए बॉक्स और डायरी को पैक करना शुरू कर दिया। चलिए कल से इसकी तलाश शुरू करते हैं। मानव, ये तो तुम्हारे जैसा ही है। विशाल महल एक महान और शक्तिशाली ड्रैगन की तुलना में बस धूल है। चिंता मत करो, मैं हमारे रास्ते में आने वाली हर चीज को नष्ट कर दूंगा। केल ने 5 साल के बच्चे की बकवास को नजरअंदाज करते हुए मंजिल पर मौजूद एकमात्र खिड़की की ओर कदम बढ़ाया। वह खिड़की के सामने रुक गया। उसने इस खिड़की से अंदर घुसने के बारे में नहीं सोचा था। खिड़की सिर्फ केल के चेहरे जितनी चौड़ी थी। उसमें लोहे की सलाखें भी थीं, जिससे बाहर देखना मुश्किल हो रहा था। हालांकि इस खिड़की से वेटिकन पूरी तरह से दिखाई देता था। आप वेटिकन के पीछे अल्केमिस्ट्स बेल टॉवर और ग्रैंड पैलेस भी देख सकते थे। राउन कैले के पास गया, जो खिड़की से बाहर देख रहा था। कैले ने सलाखों को छूते हुए बोलना शुरू किया। पवित्र युवती के लिए यह बहुत कठिन रहा होगा। उसे अपना जीवन इस जेल में बिताना पड़ा। केल के भावनात्मक बयान ने राउन को गुफा में बिताए अपने वर्षों की याद दिला दी। राउन ने भावुक नजर से केल की ओर देखा। यह इंसान वाकई एक अच्छा इंसान है। वह इस तरह के विचार रखना भी जानता है। राउन। हाँ, अच्छे इंसान। आइए इस पवित्र युवती की शिकायतों को दूर करें। हाँ मानव, चलो इसे करते हैं। केल ने रॉन को देखकर मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाया। ये बहुत ही धूर्त मुस्कान थी। आप क्या कर रहे हैं? चोई हान के सवाल पर केल ने अपना सिर हिलाया और उसे एक बोतल थमा दी। उद्धरण चिन्ह ... क्या यह मरा हुआ आदमी नहीं है? यह मृत मैना की बोतल थी। इसे पीने वाले की मौत हो सकती थी। केल हमेशा इसे अपने साथ रखता था और कहता था, बस मामले में। केल ने टावर के बाहर की ओर इशारा किया और बोलना शुरू किया। बगीचे की सारी घास उखाड़ दो और मिट्टी में 1 या 2 बूंद मृत मैना डाल दो। अगर यह प्रदूषित हो गया तो ये बुरा होगा। चोई हान को अचानक मिले आदेश को समझना कठिन लगा, लेकिन उसे इस बात का पूरा अंदाजा था कि केल क्या करने की कोशिश कर रहा था। केल ने, क्या मुझे आम के यहाँ होने का सबूत छोड़ना होगा? वह सचमुच बहुत बुद्धिमान है। यद्यपि चोई हान अक्सर अलग थलग रहने का नाटक करता था, लेकिन केल जानता था कि वह एक चतुर व्यक्ति था। हाँ, मैं तुम्हें झुगी झोपड़ियों में एक नकली कीमियागर का ठिकाना भी बता दूंगा, इसलिए उसे ढूंढो। अगर तुम कहोगी कि पुजारी ने तुम्हें भेजा है तो वह समझ जाएगा। मुझे उसे क्या करने के लिए कहना होगा? उससे कहो कि अफवाह फैलाए। कौन सी अफवाह? केल उत्तरी गठबंधन के खिलाफ युद्ध के बाद साम्राज्य के खिलाफ लड़ने की तैयारी के बारे में सोच रहा था। यही कारण था कि उसने कम से कम 2 साल बाद साम्राज्य के खिलाफ लड़ने की उम्मीद की थी। लेकिन अब चीजें अलग हैं। यदि वह सूर्य देवता के चच की दिव्य वस्तु पर अपना हाथ रख सके तो चीजें बदल जाएंगी। जब लोग चमत्कार होते देखते हैं तो वे विश्वास करने लगते हैं। हम साम्राज्य को हिला देंगे। उसे साम्राज्य में बीज फैलाने की जरूरत थी। केल ने चोई हान को आदेश दिया, जो उसकी ओर देख रहा था। साम्राज्य ने उस व्यक्ति को खो दिया जो प्रभु का संदेश पहुंचा सकता था। एक दुष्ट शक्ति अनंत रात्रि को सामने लाएगी। इसका प्रमाण उस टॉवर के पास दिखाई दिया है जहां विधर्मी फंसा हुआ था। उन्होंने यह अफवाह झुगी झोपड़ियों के बच्चों को बताई और उन्होंने धीरे धीरे इसे पूरे साम्राज्य में फैला दिया। आज सुबह कुछ समाचार सुनकर क्राउन प्रिंस अल्बेरू को अच्छा नहीं लगा। तब उन्हें जिज्ञासा हुई, इसीलिए उन्होंने केल हेनिट्यूज को बुलाया था। क्लिक करें। चाय का प्याला मेज पर रखा गया और अल्बेरू ने कैले की ओर देखा, जो उसके सामने बैठा था, और बोलना शुरू किया। क्या ये तुम थे? आप किस बारे में बात कर रहे हैं, महाराज? एल्ब्रू को यकीन हो गया जब उसने केल को कुकी खाते हुए देखा और उसके चेहरे पर ऐसा भाव था मानो वह कह रहा हो, मैं कुछ नहीं जानता। यह आप थे? क्या था? तुमने वेटिकन के साथ क्या किया?
क्रंच। केल ने कुकी को चबाते हुए मुस्कुराना शुरू कर दिया। ये घटना आज सुबह हुई। साम्राज्य ने रोआन साम्राज्य की जांच टीम को एक संदेश भेजा कि वे अपनी जांच को कुछ समय के लिए रोक दें। अल्बेरू को संदेश की बातें याद आईं। साम्राज्य खुलेआम एक विदेशी राज्य पर दबाव बना रहा था। इससे वह परेशान हो गया, लेकिन उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह थी कि साम्राज्य इतने संकट में था कि जरूरत पड़ने पर वह अपना सहयोग खत्म करने को तैयार था। उसने केल की ओर देखा और बोलना शुरू किया। साम्राज्य ने अचानक आदेश दिया कि हम 3 दिनों तक जांच नहीं कर सकेंगे। मैं समझ गया। कितना निराशाजनक है। टैप टैप। अल्बरू ने अपनी कुर्सी के आर्मरेस्ट पर 2-3 बार थपथपाने के बाद बोलना शुरू किया। कल रात वेटिकन में कुछ हुआ होगा, लेकिन ऐसा नहीं लगता कि वे हमें दोषी ठहरा रहे हैं या हम पर कुछ करने का संदेह कर रहे हैं। ऐसा लग रहा था कि वे हमें वेटिकन जाकर जांच करने से रोक रहे थे। तो क्या आप उनकी शर्तों से सहमत हो गए, महाराज? तुम्हें लगता है कि मैं इतना पागल हूं कि इसे तुरंत स्वीकार कर लूंगा? मैंने कहा कि यह बहुत ज्यादा है कि वे हमें 3 दिनों तक जांच करने की अनुमति नहीं दे रहे हैं, जबकि हम यहां सिर्फ 1 हफ्ते के लिए हैं। ईमानदारी से कहें तो अल्बरू के पास शिकायत करने का कोई कारण नहीं था। ये जांच कोई बड़ी बात नहीं थी। ये तो उसके साम्राज्य में आने का एक छोटा सा कारण मात्र था। महाराज, क्या होगा यदि आप उनसे कहें कि वे 3 दिनों तक जांच न कर पाने के बदले में शेष समय में हमारी निगरानी करने वाले प्रशासकों की संख्या कम कर दें? यही तो मैंने मांगा था। अल्बरू की त्योरियां थोड़ी ढीली पड़ गईं। दोनों ने एक दूसरे की आंखों में आंखें डाली और आहें भरने लगे। यदि साम्राज्य उनकी गतिविधियों पर नजर रखने वाले लोगों की संख्या कम कर दे तो किल और डार्क एल्वेस के लिए वेटिकन को लूटना आसान हो जाएगा। अल्बरू ने अपना चाय का कप उठाया और बोलना शुरू किया। मुझे लगता है आप बात करने की योजना नहीं बना रहे हैं। केल ने अपने कंधे उचका दिए। आमतौर पर जब कोई इस तरह से उसके सवाल का जवाब देने से इनकार करता है, तो राजकुमार के तौर पर अल्बेरू को गुस्सा आना चाहिए। हालांकि ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं थी। महाराज, ये रोआन साम्राज्य के लिए लाभदायक होगा। केल हेनिट्यूस। उसने कभी भी ऐसा कुछ नहीं कहा जो उसका मतलब नहीं था। हालांकि उसने बहुत सारी घटनाएं की, लेकिन उसने कभी भी रोआन साम्राज्य को नुकसान पहुंचाने के लिए कुछ नहीं किया। वास्तव में उन्होंने राज्य की काफी मदद की है। केल हेनिट्यूज एक ऐसा व्यक्ति था जिसने रोआन साम्राज्य की सहायता और सुरक्षा के लिए कुछ भी और सब कुछ किया। यही कारण था कि अल्बरू ने बिना कुछ कहे ही यह बात कह दी। उद्धरण ... वह एक भरोसेमंद बदमाश है। धीरे धीरे दोनों के बीच भरोसा विकसित हो रहा था। अल्बेरू ने थोड़े शांत भाव से केल की ओर देखा। उसकी निगाहों में जिज्ञासा थी। उस समय केल ने सावधानी से युवराज को पुकारा। महारानी, यह क्या है? तो क्या आज हम आराम कर सकते हैं? अल्बरू ने तुरंत फिर से भौहें सिकोड़नी शुरू कर दी। उद्धरण ... आप क्या करने का प्रयास कर रहे हैं? केल ने प्रसन्न भाव से उत्तर दिया। थोड़ा पढ़ना और टहलने जाना। ऐसा करने की योजना कौन बना रहा है? केल ने स्वयं की ओर इशारा किया। मैं हूँ। कमरे में एक उच्च कोटि का डार्क एल्फ जादूगर छिपा हुआ था। हालांकि अल्बरू खुद को रोक नहीं सका। उद्धरण ... तुम मुझे पागल बना रहे हो। केल ने लापरवाही से उठकर खड़े होने का इशारा किया और अल्बेरू ने उसे जल्दी से जाने के लिए इशारा किया। केल ने डार्क एल्फ को देखकर मुस्कुराया, जो उसे अजीब तरह से देख रहा था, और पढ़ने के लिए एम्पायर की लाइब्रेरी में चला गया। हालांकि वह अकेले नहीं जा सकते थे। युवा मास्टर निम, यह अच्छा रहेगा यदि आप इस शूरवीर को मार्गदर्शक के रूप में अपनाएं। साम्राज्य का एक शूरवीर उससे चिपक गया। वह लाल बालों वाला शूरवीर था। हाँ, ये वही बिल्ली थी। आप कहाँ जाना चाहेंगे, युवा मास्टर निम? बिल्ली शूरवीर, जो कि किशोरावस्था में लग रहा था, ने धीमी आवाज में पूछा। हालांकि उसने जानबूझकर अपनी आवाज कम करके राजसी शूरवीर की तरह व्यवहार किया, जो बेहद अजीब था। कृपया मुझे एम्पायर की लाइब्रेरी में ले चलो। विदेशियों को पहली मंजिल पर जाने की अनुमति है ना? हाँ सर, इसकी अनुमति है। मैं आपको वहां तक पहुंचा दूंगा। बिल्ली शूरवीर तेजी से चलने लगा। केल कैद से आधा कदम पीछे चल रहा था, जबकि चुईहान और अदृश्य राउन उसके पीछे चल रहे थे। मानव, वह बार बार तुम्हारी ओर झांक रहा है। सही। कैट नाइट ने उन्हें गंतव्य तक पहुंचाने के लिए कईल को लगातार देखा। वह ऐसा इस तरह से कर रहा था कि उसे उम्मीद थी कि कईल उसे समझ लेगा। यही कारण था कि केल ने उसे नजरअंदाज कर दिया। मैं ऐसे किसी व्यक्ति से बात क्यों करूंगा जो शायद किसी को मारने के लिए यहां आया है? केल ने अपनी नजर आगे साम्राज्य की लाइब्रेरी पर केंद्रित की, जो मोगोरू साम्राज्य के गौरव और आनंद में से एक थी।
यह एक मामूली लेकिन शानदार उपस्थिति थी जो इसे महल से ज्यादा एक अकादमी जैसा बनाती थी। दिव्य वस्तु के विचार से केल के कदम हल्के हो गए। फिर हुकाया, क्षमा करें युवा मास्टर निम, यह क्या है? नाइट बिल्ली उस रईस की निगाहें देखकर झेप गई जिसके बाल उसके बालों से ज्यादा लाल थे। फिर भी उसने सावधानी से अपना सवाल पूछा, क्या आपके पास पालतू बिल्लियां हैं? केल को लगा कि उसका दिल बैठ गया है। आप ऐसा क्यों सोचते हैं? बिल्ली शूरवीर ने एक शर्मिंदा छोटे लड़के की तरह जवाब दिया, मुझे अभी अभी तुम्हारे ऊपर बिल्लियों की गंध आई। वह अपनी झाइयों वाली नाक को सिकुड़ते हुए वाकई बहुत पवित्र लग रहा था। हालांकि कैट नाइट देख सकता था कि जब उसने ऊपर देखा तो केल के हाव भाव में कोई बदलाव नहीं आया। केल की निगाहों को देखकर उसे आश्चर्य हुआ कि क्या वह गलत था। केल ने उसी क्षण बोलना शुरू कर दिया, क्या तुम्हें यकीन है कि तुम ही वह व्यक्ति नहीं हो जिसके पास बिल्ली है? माफ करें, ऐसा लगता है कि आपके पास बिल्ली है। शुद्ध चेहरे पर हल्की घबराहट दिखाई दी। उस समय केल का हाथ शूरवीर के कंधे पर पड़ा। स्वाइप करें, स्वाइप करें। केल की हरकत से शूरवीर के कंधे अकड़ गए। केल और बिल्ली शूरवीर की नजरें एक दूसरे से मिलीं। आपकी वर्दी पर कुछ जानवरों का फर है, क्या ऐसा है? हाँ, ऐसा लगता है कि आपके पास एक लाल बिल्ली है जो आपके बालों से मेल खाती है। केल ने सौम्य मुस्कान के साथ पूछा तो शूरवीर ने अपना सिर हिलाया। ये शायद मेरे बाल होंगे। मेरे पास कोई पालतू जानवर नहीं है। क्या ऐसा है? केल ने देखा कि शूरवीर गंभीर हो गया था। हाँ सर, मुझे जानवरों से नफरत है। ऐसा लग रहा था कि वह सचमुच यही कह रहा था। केल ने कुछ और नहीं कहा और फिर से चलना शुरू कर दिया। बिल्ली शूरवीर ने एक बार फिर उनके आसपास की चीजों का वर्णन करना शुरू कर दिया। केल ने अपने सिर में राउंड की आवाज सुनी। जब उसने पूछा कि क्या आपके पास पालतू बिल्लियां हैं तो वह बहुत उत्साहित लग रहा था, लेकिन जब उसने कहा कि उसे जानवरों से नफरत है तो वह गंभीर लग रहा था। ये बहुत अजीब था, सही, ये शूरवीर विचित्र था। हालांकि जब वह कैट नाइट को लाइब्रेरी के बाहर छोड़कर अंदर आया तो चोई हान ने उसके कान में फुसफुसाकर कहा। कैल ने अपना निर्णय पुनः दोहराया। कैल निम, उस शूरवीर की ताकत इतनी ज्यादा है कि वह किसी का मार्गदर्शक नहीं बन सकता। शूरवीर होना एक आवरण लगता है। मैं ऐसा दिखावा करूंगा कि मुझे कुछ पता नहीं है। हमेशा की तरह एक हत्यारे की विचार प्रक्रिया से केल को कोई लेना देना नहीं था। हालांकि केल को हिल्समैन द्वारा उस शूरवीर के बारे में दी गई कुछ जानकारी याद आ गई। वह शूरवीर मूलतः झुग्गी झोपड़ियों से है। जाहिर है वह गरीब माता पिता और कई भाई बहनों के साथ बड़ा हुआ, लेकिन उसके अच्छे चरित्र ने उसे झुग्गी झोपड़ियों के लोगों और आम जनता के बीच लोकप्रिय बना दिया। वे उसे नदी से निकला ड्रैगन कहते हैं। अंतिम सूचना बार बार उसके दिमाग में घूम रही थी। कैट नाइट की उम्र 23 वर्ष थी। कहा जाता है कि उसके कुछ भाई बहन 15 साल पहले अल्कमी टॉवर गए थे। उसके माता पिता निश्चित रूप से इंसान लगते हैं। 15 साल पहले झुग्गी झोपड़ियां। उसने अल्केमिस्ट बेल टॉवर के बारे में सोचा। बिल्ली शूरवीर यहाँ किसे मारने आया था? केल को इसकी ज्यादा चिंता नहीं थी। इसके बजाय वह लाइब्रेरियन के पीछे पीछे लाइब्रेरी की पहली मंजिल पर घूमता रहा। लाइब्रेरियन खुश तो था लेकिन हैरान भी था। काफी समय हो गया है जब मैंने किसी विदेशी को महल के इतिहास में रुचि लेते देखा है। क्या ऐसा है? मैं तो बस साम्राज्य के लंबे इतिहास के बारे में और जानना चाहता हूँ। अच्छा ऐसा है। क्या आपको कम से कम उस जगह का इतिहास नहीं जानना चाहिए जिसने आपको आमंत्रित किया है? लाइब्रेरियन ने केल के जवाब पर अपना सिर हिलाया। लाइब्रेरियन को इस युवा विदेशी का रवैया पसंद आया। वे साम्राज्य के सार्वजनिक कालक्रम के सामने रुके और कैले को इसकी जानकारी दी। यहीं से हमें साम्राज्य के इतिहास के साथ साथ पिछले सम्राटों की उपलब्धियों की जानकारी मिलती है। मैं समझ गया। मैं धीरे धीरे उनमें से देखूंगा। जी सर, अगर आपको कोई मदद चाहिए तो कृपया डेस्क पर आएं। लाइब्रेरियन ने अपना सिर हिलाया और युवा मास्टर की ओर संतुष्टि से मुस्कुराया, जिसने तुरंत पढ़ना शुरू कर दिया। मुझे लगता है कि साम्राज्य की भाषा जानने के लिए उसे साम्राज्य काफी पसंद होगा। लाइब्रेरियन की जिज्ञासा का यही कारण था। हालांकि लाइब्रेरी की पहली मंजिल विदेशियों के लिए खुली थी, लेकिन सभी किताबें साम्राज्य की भाषा में थीं। हालांकि वे घोषणा कर रहे थे कि यह विदेशियों के लिए खुला है, फिर भी वे कह रहे थे कि अगर आप हमारी भाषा नहीं सीखते हैं तो आप कुछ भी नहीं पढ़ सकते हैं। हालांकि केल के पास राउंड था। मानव वेटिकन के बारे में जानकारी आप जहां हैं वहां से 3 शेल्फ नीचे है। केल ने धीरे धीरे विभिन्न पुस्तकों को देखा जब तक कि वह वहां नहीं पहुंच गया। पलटें, पलटें। राउंड की स्पष्ट आवाज उसके दिमाग में गूंज उठी। यहाँ एक महल है जिसका निर्माण वेटिकन के निर्माण के समय किया गया था।
केल ने अपना मुंह किताब से ढक लिया और धीरे से बोलना शुरू किया। मुझे और बताएं। केल ने किताब खोली। वेटिकन के निर्माण के बाद से किसी महल के जलने की कोई जानकारी नहीं है। हालांकि उस समय केवल एक ही महल बनाया गया था। उन्होंने ऐसा कोई क्षेत्र नहीं देखा था जहां अतीत में जलाए जाने का कोई संकेत मिलता हो। उस महल के बगल में एक बगीचा बनाया गया था। वेटिकन के निर्माण के समय एक महल और उद्यान का निर्माण किया गया था। इन्हें सूर्य महल और सूर्य उद्यान कहा जाता है। कहा जाता है कि ये नाम शाही राजकुमार और पोप द्वारा बनाए गए थे। पलटें पलटें। केल ने जल्दी से पन्ने पलटे। बेशक राउन ने भी जल्दी से जानकारी पढ़ ली। राउन ने केल से बात करना शुरू किया, जो 3 घंटे से पन्ने पलट रहा था। प्रारंभिक जानकारी वह सभी उपयोगी जानकारी है जो पुस्तक में है। प्लॉप। केल ने किताब बंद कर दी। फिर वह चोई हान से बात करने लगा। चल दर, अब पढ़ने की कोई जरूरत नहीं थी। सूर्य महल। केल को पता था कि सूर्य महल कहाँ है। वह इसके पास स्थित प्रसिद्ध सूर्य उद्यान को भी जानता था। ये वर्ष के अंत के उत्सव का स्थान था। केल लाइब्रेरी से बाहर निकला और टहलने लगा। उसे जल्द ही आलीशान महल और उसके बगल में उतना ही खूबसूरत बगीचा दिखाई देने लगा। वे सूर्य की तरह चमकते थे। एक बार जब वह दोनों स्थानों के करीब पहुंच गया, बूम बूम बूम, उसका दिल जोरों से धड़क रहा था और उसकी उंगलियां खुजली करने लगीं। एक अदृश्य हवा केल के बगल से गुजरी। जांच का आखिरी दिन। अल्बरू ने गाड़ी से उतरने से पहले केल से बात की। बाद में समारोह में मिलते हैं। एल्ब्रू एक सच्चे राजकुमार की तरह काम करने की योजना बना रहा था, क्योंकि वह साम्राज्य के प्रशासकों के साथ भवन के चारों ओर घूम रहा था ताकि केल को पूर्वी एनेक्सी में जाने का रास्ता मिल सके। उन पर नजर रखने वाले प्रशासकों की संख्या आधी कर दी गई। हालांकि उन्हें अब शिखर वाले टॉवर के पीछे के बगीचे की जांच करने की अनुमति नहीं थी। अल्बरू को अचानक कुछ एहसास हुआ। कहा जा रहा है कि एक तलवार मास्टर इस समारोह में आ रहा है। साम्राज्य का तलवार मास्टर? हाँ, तलवारबाज। साम्राज्य में एक तलवार मास्टर था, कैरोस साम्राज्य में एक और उत्तर में एक। ये बात जनता को ज्ञात थी। केल ने भौहें सिकोड़नी शुरू कर दी। जैसे ही केल ने बोलना शुरू किया, अल्बेरू को समझ में आ गया कि उसके मन में क्या चल रहा है। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। साम्राज्य शायद तलवार मास्टर को उत्सव में लाकर अपनी ताकत दिखाने की योजना बना रहा है। वह कल तुरंत इसमें भाग लेने के लिए आ रहा है। हमें कोई ध्यान देने की जरूरत नहीं है। एक तलवार मास्टर के अस्तित्व से राष्ट्र का दर्जा ऊंचा होता था और शूरवीरों का मनोबल बढ़ता था। तलवार का सर्वोच्च स्तर, उस स्तर तक पहुंचने में बहुत अर्थ था। यही कारण था कि अल्बरू ने केल के कठोर चेहरे को देखते हुए बोलना शुरू किया, जो रोआन साम्राज्य के बारे में चिंतित लग रहा था, जिसके पास कोई तलवार स्वामी नहीं था। हालांकि वे हमारे दुश्मन हैं, फिर भी अभी उनसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। महारानी, हाँ, चोई हान तलवारबाजी में माहिर है। क्या आपको लगता है कि अगर वह समारोह में जाता है तो वे एक दूसरे के स्तर को बता पाएंगे? एक पल के लिए अल्बेरू का दिमाग खाली हो गया। फिर केल ने आगे कहा, वाइस कैप्टन हिल्समैन भी एक उच्च श्रेणी के शूरवीर हैं। ये ठीक होना चाहिए, है ना? केल को अल्बेरू के भाव शून्य भाव से निराशा हुई। ऐसा लग रहा था कि केवल वह और राउन ही सूर्य महल में दिव्य वस्तु की तलाश कर पाएंगे। क्या मुझे एरोहाबेन निम ले जाना चाहिए? मुझे राउन से भी कहना होगा कि वह अपनी उपस्थिति छुपा ले। केल ने युवराज की ओर देखा। अल्बरू ने सिर्फ एक बात कही, उद्धरण चिन्ह ... हो। ये सुनकर केल ने अल्बरू को आवाज लगाई, महारानी। आखिरकार थोड़ी देर बाद अल्बरू ने बोलना शुरू किया, पागल कमीना। ये शब्द स्वाभाविक रूप से केल के लिए थे। फिर उसने अपनी जेब से एक जादुई थैला निकाला और लगभग उसे केल पर फेंक दिया। सब कुछ लूट लो। केल ने जादुई थैला रखते ही मुस्कुराना शुरू कर दिया। कुछ क्षण बाद वेटिकन के पूर्वी एनेक्सी में ये भी एक पुस्तकालय है। केल ने अपना हाथ पुस्तकालय के दरवाजे की ओर बढ़ाया। मैं इसे आप पर छोड़ता हूँ, युवा मास्टर निम। जैसे ही केल ने पुस्तकालय का दरवाजा खोला, उच्च श्रेणी का डाक एल्फ जादूगर बोला, गुप्त कमरा यही था और गुप्त मेज उस कमरे के भीतर थी। खजाना वही था। चीख। पुस्तकालय का दरवाजा खुला। उसी क्षण उसने आवाज सुनी, क्या आप अपना बलिदान देने की कोशिश कर रहे हैं? क्या यह डरावना विशालकाय कोबलस्टोन था? क्या आप इसकी रक्षा के लिए अपना बलिदान देने की कोशिश कर रहे हैं? केल लाइब्रेरी के दरवाजे के बाहर रुक गया और अंदर नहीं जा सका। उद्धरण ... यह कोई खतरनाक जगह नहीं है। लाइब्रेरी को खतरनाक जगह नहीं होना चाहिए। रोआन किंगडम की जांच टीम के बेन को पिछले दिनों यहां जांच करने में कोई परेशानी नहीं हुई।
पहले दिन बेन को केल के साथ जोड़ा गया था। वह एक डार्क एल्फ था जो जांच में निपुण था और उसने रिपोर्ट दी थी कि पुस्तकालय के अंदर का हिस्सा, साथ ही गुप्त कमरे के प्रवेश का रास्ता, सभी सुरक्षित थे। युवा मास्टर निम, चलो अंदर चलें। डार्क एल्फ के बुलाने पर केल अपने विचारों से बाहर आया और पुस्तकालय में चला गया। चीख। चोई हान अंत में प्रवेश किया और पुस्तकालय का दरवाजा बंद कर दिया। केल निम, मैं यहीं रहूंगा। ठीक है। चोई हान लाइब्रेरी में ही रुकने वाला था क्योंकि कहीं कुछ हो न जाए। उच्च श्रेणी के डार्क एल्फ जादूगर ने चोई हान की ओर देखा और फिर पीछे मुड़कर केल की ओर देखा, जो बिना किसी सावधानी के पुस्तकालय के सबसे भीतरी क्षेत्र की ओर जा रहा था। डार्क एल्फ तेजी से उसके पीछे चला गया। युवा मास्टर केल, उसने साम्राज्य में आने से पहले अपने नेता ताशा से केल हेनिट्यूस के बारे में पूछा था। ताशा ने एक अजीबोगरीब भाव के साथ बात करना शुरू किया जिससे वह समझ नहीं पाया कि वह हंस रही थी या सिहर रही थी। विशेष, वह एक विशेष व्यक्ति है। ताशा के लिए किसी का इस तरह से मूल्यांकन करना दुर्लभ था। इस आदमी में क्या खास बात हो सकती है? डार्क एल्फ ने अपनी जिज्ञासा दबा ली और केल के पीछे पीछे चल पड़ा। उसे राजकुमार का संदेश भी याद आ गया। उसने हमें प्रवेश द्वार का स्थान बताया, लेकिन अंदर जाने का रास्ता केवल उसे ही पता है। वह जो कुछ भी कहे उसे बिना कोई सवाल किए सुनो। बिना किसी सवाल के। ये पहली बार था जब युवराज ने भी ऐसा कुछ कहा। डार्क एल्फ ने अपनी पुनः जागृत हुई जिज्ञासा को दबा दिया और पुस्तकालय के प्राचीन ग्रंथों वाले भाग के कोने पर जाकर रुक गया। केल ने प्राचीन ग्रंथों वाले खंड को देखा जिसमें केवल खाली किताबें थीं। उसे संत जैक के शब्द याद आ गए। पोप ही वह व्यक्ति है जिसने हमेशा वेटिकन की लाइब्रेरी के लिए प्रशासक नियुक्त किया है। वह व्यक्ति यह निर्धारित करता है कि प्राचीन ग्रंथों वाले कोने में कौन जा सकता है और कौन नहीं। सबसे पहले प्राचीन ग्रंथों वाले कोने में जाएं और दीवार के सामने रखी किताबों की अलमारियों को देखें। केल उन विशिष्ट पुस्तक अलमारियों की ओर बढ़ गया। वेटिकन में प्रत्येक पुस्तक शेल्फ के मध्य शेल्फ पर एक वाक्यांश अंकित है। केल वाक्यांश देख सकता था। लेस देन सुबह होते ही अंधेरा दूर हो जाता है और हर जीवन अपनी आंखें खोल लेता है। ग्रेटर देन, ये कुछ ऐसा था जिसे सूर्य देवता के चर्च के विश्वासी हर सुबह गाते थे। एक वाक्य गलत लिखा गया है। केवल कुछ शब्द ही अलग हैं। केल दीवार के साथ साथ धीरे धीरे चल रहा था। डार्क एल्फ ने देखा कि केल उस क्षेत्र में आराम से टहल रहा था जिसकी पुष्टि बेन ने कल की थी। टैप टैप, उसके धीमे कदमों की आवाज तब तक सुनी जा सकती थी। टॉप, वह अचानक चलना बंद कर दिया। केल ने अपना हाथ आगे बढ़ाया। लेस देन सुबह होते ही अंधेरा छंट जाता है और हर जीवन अपने सपनों से जाग उठता है। ग्रेटर देन, उसे जैक की जानकारी याद आ गई। इस प्रतिबंधित क्षेत्र में सबसे दूर कोने में किताबों की अलमारी पर लिखे छोटे छोटे शब्द। आपको बस उन शब्दों पर जोर देना है। उसकी लंबी उंगलियां एक एक करके शब्दों को छू रही थीं। अपने सपनों से जागो। केल ने अपना हाथ हटा लिया। क्लिक करें। वह सुन सकता था कि गियर घूमना शुरू हो गया है। इसके बाद दरवाजा जल्द ही खुल जाएगा। युवा मास्टर निम, शश। किताबों की अलमारी धीरे धीरे नीचे उतर रही थी। हवा में पत्तों की सरसराहट जैसी एक शांत आवाज सुनाई दे रही थी। फिर एक दरवाजा दिखाई दिया जिस पर सुनहरे रंग का सूरज, सूर्य देवता की शिखा थी। मानव, जैसे ही तुम दरवाजा खोलोगे मैं पहले अंदर जाऊंगा। केल ने राउंड का संदेश सुना और 3 आंखों वाले सुनहरे सूरज की बीच वाली आंख को दबाया। के जैसे ही दरवाजा धीरे धीरे खुलने लगा, एक तीखी आवाज सुनाई देने लगी। एक चमकता हुआ गोला वाला लंबा सफेद गलियारा दिखाई दिया। कमजोर इंसान, मैं अंदर जा रहा हूं। सावधानी से मेरे पीछे आओ। केल दालान में आया और उसने अपना सिर घुमाकर डार्क एल्फ को देखा। मेरे पीछे आओ। क्या मुझे पहले क्षेत्र की जांच करने की आवश्यकता नहीं है? युवा मास्टर निम। डार्क एल्फ ने केल हेनिट्यूस को मुस्कुराते हुए देखा, जो उस गुप्त प्रवेश द्वार पर खड़ा था जो अचानक प्रकट हो गया था। बस मेरे पीछे आओ। एक ड्रैगन जो एक उच्च श्रेणी के जादूगर से भी बेहतर है, मेरा मार्गदर्शन कर रहा है। केल ने यह विवरण साझा नहीं किया और वह पीछे मुड़ा और चलने लगा। डार्क एल्फ ने केल को दूर जाते हुए देखा और फिर उसके पीछे एक एलिमेंटल के साथ आया जो भ्रम में अपना सिर झुका रहा था। उसने सुना था कि केल के पास केवल ढाल प्रकार की प्राचीन शक्ति थी। उसे आगे रहना चाहिए क्योंकि वह एक उच्च श्रेणी का जादूगर था। विशेष, वह एक विशेष व्यक्ति है। वह जो कुछ भी कहे उसे बिना कोई प्रश्न किए सुनो। डार्क एल्फ को अपना आदेश याद आ गया और वह चुपचाप बिना कोई सवाल पूछे सफेद दालान में चला गया। वह युवा मास्टर के पीछे पीछे चला गया जो बिना किसी चिंता के चल रहा था और आखिरकार सफेद दालान के अंत में स्थित कमरे में पहुंच गया।
इसके बाद वह सदमे से कांप उठा। केल भी ऐसा ही था। वह इतना सदमे में था कि कुछ बोल नहीं पा रहा था। राउंड मन ही मन चिल्लाया, मानव, यह क्या है? सही, ये खून है। सफेद क्षेत्र में सूखे खून के धब्बे भर गए थे। गोलाकार कमरे में सभी अलमारियां और कोठरियां नष्ट हो गई थीं, जबकि टूटी कुर्सियों के टुकड़े हर जगह देखे जा सकते थे। उनके बीच कुछ काले निशान भी दिखाई दे रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे संगमरमर के फर्श और दीवारों ने कुछ अवशोषित कर लिया हो। केल ने अपनी नजर डार्क एल्फ की ओर घुमाई। वे दोनों एक साथ बोलने लगे। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। मृत मन, यह मृत मन अवशेष है। मानव, उन्होंने मृत मन बम का उपयोग किया होगा। उस समय राउंड की आवाज भी उसके दिमाग में गूंज रही थी। केल ने डार्क एल्फ की ओर देखा और बोलना शुरू किया। उन्होंने कहा कि बहुत सारे नेता मर गए। हाँ सर, उन्होंने कहा कि वे आतंकवादी घटना में मारे गए, लेकिन ऐसा लगता है कि उनमें से कुछ यहाँ छिपते समय मारे गए। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। और उस स्थिति में साम्राज्य ने मृत मन बम का इस्तेमाल किया। डार्क एल्फ ने भौहें सिकुड़कर केल के प्रश्न का उत्तर दिया। मुझे विश्वास है कि मामला ऐसा ही है। डार्क एल्फ ने जवाब देते हुए एक पल के लिए रुककर अपनी बात पूरी की। उसने देखा कि केल वहां खड़ा था और उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। केल को थोड़ा आश्चर्य हुआ। क्या इस समय मेरी किस्मत सचमुच अच्छी है? सबूत बेल द्वारा लुढ़क कर आ रहे हैं। केल ने निश्चय किया कि वह इस गुप्त कमरे का खुलासा अवश्य करेगा। उसे कुछ दिन पहले चोइहान के माध्यम से अल्केमिस्ट को भेजी गई अफवाह का एक हिस्सा याद आया। साम्राज्य ने उस व्यक्ति को खो दिया जो प्रभु का संदेश पहुंचा सकता था। एक दुष्ट शक्ति अनंत रात्रि को सामने लाएगी। केल ने उस गुप्त कमरे को देखा जिसमें उस दुष्ट शक्ति के अवशेष दिखाई दे रहे थे। उसने डार्क एल्फ कोरा से एक सवाल पूछा। कोरा, क्या साम्राज्य ने कहा है कि वे वेटिकन को बनाए रखेंगे? हाँ सर, चाहे ये कितना भी नीचे गिर गया हो, उन्होंने कहा कि वे इसे बनाए रखेंगे क्योंकि इसका ऐतिहासिक महत्व है। केल ने अपना मन बना लिया। जब मैं अल्केमिस्ट्स के घंटाघर को नष्ट करूंगा तो इस पुस्तकालय को भी नष्ट कर दूंगा। उसे इस बुरे सबूत को दुनिया के सामने उजागर करने की जरूरत थी। कोरा, बिना किसी चीज को परेशान किए इधर उधर घूमो। जी श्रीमान। केल ने गोलाकार कमरे के मध्य में स्थित संगमरमर की मेज की ओर जाने से पहले कोरा को ऑर्डर दिया। टूटी हुई लकड़ी की कुर्सियों के विपरीत, जो मेज अपनी जगह पर थी, वह कई स्थानों पर काली हो गई थी तथा उस पर तलवार से काटने के निशान थे। केल मेज के सामने झुक गया। मेज को सहारा देने वाले गोलाकार स्तंभ पर अनेक नक्काशी की गई थी। युवा मास्टर केल, कुल मिलाकर 24 आंखों वाले सूर्य होने चाहिए। खंभे पर दरवाजे के समान सूर्य बने हुए थे। सूर्य पर संख्याएं हैं, 1 से 24 तक क्रम से सूर्य की तीसरी आंख को स्पर्श करें, तब एक वाक्यांश प्रकट होगा। कैल ने धीरे से क्रम से आंखों को छुआ। उन्होंने सबसे अंत में सूर्य की 24वीं आंख को छुआ। यह उसी क्षण हुआ। 24वें सूर्य के नीचे एक वाक्यांश प्रकट हुआ। लेस देन सूर्य रात्रि में भी लुप्त नहीं होगा और अंधकार प्रातःकाल भी लुप्त नहीं होगा। ग्रेटर देन। केल को शोर भी सुनाई दिया। क्लिक करें। शोर जारी रहा। क्लिक करें, क्लिक करें, क्लिक करें। आखिरकार 24वीं क्लिक के बाद ये बंद हो गया। कोरा के उसकी ओर दौड़ते ही केल मुस्कुराने लगा। युवा मास्टर केल, क्या आप ठीक हैं? केल ने अपना सिर उठाया और कोरा का चेहरा देखा। वह धीरे धीरे नीचे जा रहा था। मेज के आसपास का फर्श धीरे धीरे नीचे की ओर खिसक रहा था। केल ने कोरा को इशारा किया, यहां आ जाएं। कोरा ने केल की ओर देखा, जो मेज के साथ नीचे की ओर बढ़ रहा था, और कूद गया। टैप टैप। कोरा डार्क एल्वेज की विशिष्ट फुर्तीली चाल के साथ मेज पर उतरा। रोम्बल। जैसे ही केल नीचे गिरता गया, जमीन हिलने लगी। गुप्त मेज। असली खजाना उस रास्ते से आगे निकल जाने पर दिखाई देता है। बूम। फर्श और नीचे नहीं गया। केल ने झुकना बंद कर दिया और खड़े होकर एक जर्जर भूमिगत क्षेत्र देखा। इस भूमिगत क्षेत्र को एक जर्जर गुफा कहा जा सकता है। छत इतनी नीची थी कि केल का सिर लगभग उसे छू सकता था, और दीवारें असमान थीं। केल की नज़र गुफा में मौजूद वस्तुओं की ओर गई। वहां ताबूत हैं। वह 10 ताबूत देख सकता था। जिन सच्चे पवित्र लोगों को विधर्मी करार दिया गया था, उन्हें यहां दफनाया गया है। सैकड़ों वर्षों तक चर्च के राजा के रूप में अपनी शक्ति बनाए रखने के लिए पूर्व पोपों ने सभी पवित्र प्राणियों को विधर्मी करार दिया और दावा किया कि उन्हें स्वैच्छिक कार्य के लिए खतरनाक क्षेत्रों में भेजा गया था। हालांकि विधर्मी कभी वापस नहीं लौटे। उन्हें कभी भी खतरनाक इलाकों में नहीं भेजा गया था। वे सभी मारे गए थे। पोप ने हन्ना और मुझे उस समय गुफा में रहने को कहा था जब वे हमें अनाथालय से गुप्त रूप से लाए थे।
उन्होंने हमसे कहा था कि अगर हम दूसरों की तरह नहीं बनना चाहते तो हमें उनकी बात माननी चाहिए। इन छोटे जुड़वां बच्चों को इन ताबूतों के पास पढ़ाया गया जिनमें सैकड़ों वर्ष पुराने शव रखे हुए थे। ये सुनकर केल को समझ में आया कि तलवार मास्टर हन्ना की मानसिकता इतनी विकृत क्यों थी। यह युवा मास्टर निम, क्या ये ताबूत नहीं है? केल कोरा की घबराई हुई आवाज सुन सकता था। हाँ वे। केल 10वें ताबूत की ओर बढ़ गया। 10वें ताबूत में कोई लाश नहीं है। पोप ने मुझसे कहा कि अगर मैं उसके खिलाफ गया तो यह मेरी होगी। उसने हन्ना से कहा कि अगर वह विद्रोह करेगी तो उसका भाई ताबूत में समा जाएगा। कितना पागल पोप है! वैसे भी ये वेटिकन का सबसे गुप्त स्थान है। यह महत्वपूर्ण हिस्सा है। हाँ, यह महत्वपूर्ण हिस्सा था। युवा मास्टर निम, कोरा ने जब केल को 10वें ताबूत का ढक्कन खोलते देखा तो वह चौंककर उसकी ओर दौड़ी। हालांकि कोरा के कुछ करने से पहले ही केल ने ढक्कन खोलना समाप्त कर दिया था। युवा मास्टर निम, पोप के खजाने 10वें ताबूत में हैं। ये वे खजाने थे जिन्हें वह कलीसिया के अगुवों के सामने प्रकट नहीं कर सकता था। ओह! कोरा ने आश्चर्य से जवाब दिया तो राउन की सांस रुक गई। उद्धरण चिन्ह ... हे भगवान! वह कागज में लिपटी या कांच के बक्से में बंद 5 वस्तुएं देख सकता था। वे सभी कीमती और सुंदर लग रहे थे। डार्क एल्फ, जो उन वस्तुओं में से एक की पहचान जानता था, ने आश्चर्य से टिप्पणी की। हे भगवान! सूर्य का आंसू यहाँ है। यह एक मानव मुट्ठी के आकार का हीरा था जो 50 साल पहले कैरो किंगडम की गुप्त नीलामी में दिखाई दिया था। इसे सूर्य का आंसू कहा जाता था क्योंकि यह हीरा होने के बावजूद सोने की तरह चमकता था। हालांकि उन्हें यह नहीं पता था कि नीलामी किसने जीती थी, लेकिन ये 10 अरब गैलन से अधिक कीमत पर बिका था। उस सूर्य का आंसू इस ताबूत में था। युवा मास्टर निम, यह अकेला ही अद्भुत होगा। मेरा मानना है कि अगर हम इस पर गौर करें तो अन्य वस्तुओं का मूल्य भी लगभग इतना ही होगा। कोरा अपना उत्साह छिपा नहीं सका। अगर ये चीजें सिर्फ सोने या जवाहरात की होती तो वे ऐसे नहीं होते। हालांकि सिर्फ 5 चीजें होने की वजह से वे खास लगती थीं। ऐसे 10 ताबूत हैं। कोरा ने उत्साह से केल से पूछा। युवा मास्टर निम, क्या हमें अन्य ताबूत भी खोलने चाहिए? यह कोई अच्छा विचार नहीं लगता। माफ करें, बाकी सभी ताबूतों में लाशें हैं। हौंफना। कोरा ने हौंफते हुए अन्य ताबूतों की ओर चलना बंद कर दिया। फिर वह अन्य 9 ताबूतों को देखते हुए चुपचाप बोलने लगा। मम्मा, तो मेरा अनुमान है कि ये 5 वस्तुएं खजाने वाली होंगी। पूरी तरह से नहीं। केल ने कोरा के कथन से सहमति में अपना सिर हिलाया, लेकिन वह जानता था कि ये ताबूत भी महत्वपूर्ण चाबियां थीं। तो फिर हमें इन ताबूतों का क्या करना चाहिए? संत निम ने कहा कि ये सच्चे पवित्र व्यक्ति थे जो चर्च के गलत कामों के खिलाफ थे। फिर कोरा ने सोचा कि केल के कटुभाव को देखने के बाद उसे कुछ और सुनने की आवश्यकता नहीं है। उद्धरण चिन्ह ... कुछ बहुत ही अद्भुत लोग यहाँ पड़े हैं। हाँ, बिल्कुल। चलो चुपचाप वापस लौटते हैं क्योंकि हम अभी उन्हें नहीं ले जा सकते। जी श्रीमान। कोरा ने ताबूतों की ओर देखा और भौहें सिकोड़ने लगा। उसे इन ताबूतों को इस छोटी और जर्जर गुफा में छोड़ना अच्छा नहीं लग रहा था। उसी समय एक हाथ उसके कंधे को थपथपा रहा था। ये केल था। कोरा, मुझे भी ऐसा ही लगता है, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा जब उनका जश्न मनाया जाएगा। क्या ऐसा अवसर नहीं आएगा जब हम साम्राज्य के बारे में सच्चाई उजागर करेंगे? हमें तब तक अपने कामों पर ध्यान केंद्रित करने की जरूरत है। उद्धरण चिन्ह ... हाँ सर, मैं समझ गया। कोरा ने केल की बातों को दिल से मान लिया और उसने रत्नों को जादुई थैले में डाल दिया। वह वास्तव में एक औसत व्यक्ति नहीं है। कोरा को याद आया कि कईल की निगाहें उसे सांत्वना देते समय पूरी तरह से आश्वस्त थीं। कईल को पूरा यकीन था कि वह दिन आएगा। बेशक ये कोरा के अपने विचार थे। केल ने कोरा को खजाने को पैक करते हुए देखा और भविष्य में होने वाले दृश्य के बारे में सोचने लगा। निकट भविष्य में इन ताबूतों में रखे लोग नव विकसित सूर्य देवता के चच में सच्चे पवित्र प्राणी के रूप में जाने जाएंगे। मानव, चलो उन ताबूतों को बचाना सुनिश्चित करें। गुफा में रहना बहुत मुश्किल है। कैले ने राउन के बयान पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। वैसे भी यही उसकी योजना थी। ओह, युवा मास्टर केल, कितना अद्भुत! हाँ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप वाकई आज की स्टार हैं, महाराज। अलबरू ने केल के जवाब पर हंसते हुए उसे अंगूठा दिखाया। आज आप भी एक स्टार हैं। बहुत बढ़िया। केल भी हंसने लगा। योजक चिन्ह ... मानव और युवराज दोनों ही अजीब व्यवहार कर रहे हैं। अदृश्य राउन ने अपने आप से बुदबुदाया। यहाँ तक कि डार्क एल्फ बेन और वाइस कैप्टन हिल्समैन, जो दोनों की सुरक्षा के लिए आए थे, भी उन्हें अजीब भाव से देख रहे थे। हालांकि अलबरू और कैले को इसकी परवाह नहीं थी।
वे दोनों एक दूसरे की निगाहों से बातें कर रहे थे। अगर हम सब कुछ बेच दे तो हम अरबों कमा लेंगे। अगर आम और एम्पायर को पता चल गया तो वे बहुत परेशान हो जाएंगे। मैं सहमत हूँ। क्या ये बढ़िया नहीं है? उन्होंने इतनी आसानी से 10 अरब गैलन से अधिक कमा लिया। खजाने फिलहाल केल के कमरे में चोई हान के बगल में थे। राजकुमार ने कहा कि उन्हें ये खजाना तलवार मास्टर चोई हान के पास छोड़ देना चाहिए। उत्सव में भाग लेने के दौरान इसे अपने पास रखना उनके लिए बुरा होगा। केल ने अल्बेरू से सहमति जताई। उसे याद आया कि एरोहाबेन ने जम्हाई लेते हुए क्या कहा था। पूंछ भी गायब हो गई है। रोआन राज्य का दूत कल सुबह एक छोटे से आधिकारिक समारोह के बाद निकल जाएगा। यही कारण था कि केल के बेडरूम में छिपा हत्यारा चला गया था। वे वेटिकन टॉवर के आसपास हो सकते हैं क्योंकि वे गुप्त कार्य करने के लिए जिम्मेदार हैं। उन्हें शायद उस मृत मान की जांच करने के लिए बुलाया गया था जिसे कैल ने चोई हान के पीछे के बगीचे में फैला दिया था। हालांकि कैल ने इन सभी विचारों को दूर धकेल दिया। युवा मास्टर केल, चलो चलें। हाँ महाराज। अल्बेरू ने नेतृत्व संभाला और केल ने उसके पीछे पीछे चेहरे पर एक मोटी मुस्कान के साथ चलना शुरू किया। वह उस समय से भी ज्यादा उत्साहित लग रहा था जब वह क्राउन प्रिंस के साथ हंस रहा था। शाह। अल्ब्रू ने अपने पीछे से आती हवा का झोंका महसूस करके अपना सिर घुमाया। खिड़की खुली है। बेन, देखो। हाँ महाराज, मैं अभी खिड़की बंद कर दूंगा। बेन ने दोनों खुली खिड़कियां बंद कर दी और एक बार फिर उन्हें रास्ता दिखाने लगा। राउन मन ही मन बोलने लगा तो केल उनके पीछे पीछे चला गया। मानव, क्या अभी अभी यह हवा तुम्हारे कारण नहीं आई? अल्बरू के पीछे जो हवा बह रही थी वह केल की ध्वनि के कारण थी। द साउंड ऑफ द विंड और केल दोनों ही दिव्य वस्तु को पाकर बहुत उत्साहित थे। सूर्य महल, इसका ये नाम इसलिए रखा गया क्योंकि यह सूर्य के तेज प्रकाश जैसा दिखता था। महल के अंदर बैंक्वेट हॉल की पहली मंजिल के कोने पर केल एक मेज के पास खड़ा था जो मिठाइयों से भरी हुई थी। मानव, यहाँ बहुत सारी स्वादिष्ट चीजें हैं। ये बहुत अच्छा होगा अगर हमारा परिवार भी यहाँ होता। चबा चबा। राउन के खाने की आवाज केल के सिर में गूंज रही थी। बहुत अच्छा होता अगर गोल्डी दादाजी भी यहाँ होते। दुर्भाग्य से केल अपने साथ न तो चोई हान को लाया और न ही एरोहाबेन को। एरोहाबेन ने कहा कि वह थका हुआ है और आराम करना चाहता है। चोई हान साम्राज्य के तलवार मास्टर के कारण नहीं आ सका। केल की नजर किसी की ओर गई। यह एक मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति था जो भोज कक्ष के मध्य में शाही राजकुमार एडिन के साथ बातचीत कर रहा था। सूर्य के शूरवीर के नाम से प्रसिद्ध यह व्यक्ति साम्राज्य की तलवार कला के शिखर पर था। हुतेन, वह लगभग 10 वर्ष पहले तलवार मास्टर स्तर तक पहुंच गया था और यद्यपि वह एक मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति की तरह दिखता था, वास्तव में वह 60 के दशक के अंत में था। चोई हान हुटेन से अधिक शक्तिशाली है, लेकिन एक तलवार मास्टर की तीक्ष्ण अंतर्ज्ञान चोई हान के कौशल स्तर को पहचान सकता है। यद्यपि वे दोनों तलवार के विशेषज्ञ थे, फिर भी चोई हान हुटेन से कई स्तर ऊपर था। चोई हान एक ऐसा व्यक्ति था जो ड्रैगन से भी मुकाबला कर सकता था। राउन ने देखा होगा कि केल की नज़र हुटेन पर थी क्योंकि वह फिर से केल के मन में बात करने लगा था। वह तलवारबाज हमारे जादूगर रोजलिन से थोड़ा ज्यादा ताकतवर है, हालांकि वह मेरे महान और शक्तिशाली व्यक्तित्व की तुलना में बहुत कमजोर है। बेशक, वह हमारे राउन से बहुत कमजोर है। जब तक राउन खुलेआम अपने जादू का प्रयोग नहीं करता या अपना मन बाहर नहीं भेजता, जैसा कि उसने अतीत में चोई हान और रोजलिन के साथ किया था, तब तक हुटेन को राउन की उपस्थिति का कभी पता नहीं चलता। यही बात है। वह अल्केमिस्ट बेल टॉवर की वाइस टॉवर मास्टर है। विपर साम्राज्य के साथ युद्ध के बाद पहली बार आयोजित इस उत्सव में कई प्रसिद्ध व्यक्ति शामिल हुए। केल की नज़र अल्केमिस्ट बेल टॉवर के वाइस टॉवर मास्टर मेटिलोना की ओर चली गई। 50 साल की एक अधेड़ महिला शाही राजकुमार के बगल में खड़ी थी और उसने एक लबादा पहना हुआ था। उसके चेहरे पर एक चमकदार मुस्कान थी और ऐसा लग रहा था कि वह इस उत्सव का आनंद ले रही है। हुटेन और मेटिलोना, इन दोनों लोगों ने अन्य लोगों के लिए शाही राजकुमार तक पहुंचना कठिन बना दिया। वे दोनों एडिन की शक्ति हैं। अल्बेरू और रोआन साम्राज्य के कुछ प्रशासक वर्तमान में शाही राजकुमार के पक्ष में थे। केल स्वाभाविक रूप से उनके साथ नहीं रहना चाहता था और इसलिए उनके आते ही वह इस कोने में आ गया था। मानव, मुझे मेज के नीचे केक का एक और टुकड़ा दे दो। केल ने लापरवाही से स्ट्रॉबेरी केक की एक प्लेट उठाए और चुपके से उसे टेबल के नीचे धकेल दिया। राउन ने खुशी खुशी प्लेट पकड़ी और खाने लगा। हाँ, खूब खाओ ताकि तुम कड़ी मेहनत कर सको। केल राउन को भर रहा था। वह जल्द ही राउन को सूर्य देवता की दिव्य वस्तु खोजने के लिए काम पर लगाने वाला था। उसने चारों ओर देखा।
सन पैलेस में कुल 3 मंजिलें थीं, जिसमें दूसरी मंजिल तक जाने के लिए एक चौड़ा रास्ता था। दूसरी मंजिल पर एक छत थी। तीसरी मंजिल पर वीआईपी के लिए एक जगह थी जहां वे आपस में चर्चा कर सकें। उन्होंने कहा कि वे आज तीसरी मंजिल नहीं खोल रहे हैं। केल की नज़र उन शूरवीरों की ओर गई जो पहली मंजिल के आसपास तैनात थे। पूर्वी और पश्चिमी प्रवेश द्वारों पर कवच पहने शूरवीर खड़े थे। हॉल के अंदर भी कुछ शूरवीर सामान्य कपड़ों में खड़े थे। रोआन साम्राज्य के शूरवीर भी एक ओर तैनात थे। यद्यपि वे शांत दिख रहे थे, फिर भी उनमें शक्ति का आभास दिख रहा था। वह आदमी भी यही है। ये लाल बालों वाला कैट नाइट था। वह भी उत्तरी दीवार के पास था और शाही राजकुमार की दिशा में घूर रहा था। उसकी निगाहें इतनी भयंकर थीं कि ऐसा लग रहा था कि वह शाही राजकुमार को किसी भी तरह का खतरा होने से रोकेगा। केल ने अपनी नजरें बिल्ली शूरवीर से हटा ली, जिसकी नजर अन्य शूरवीरों की तुलना में अधिक तेज थी। मुझे लगता है कि हमें चोरी करने नहीं, बल्कि इसे उठाने के लिए जाना शुरू कर देना चाहिए। सूर्य की निंदा जो सूर्य उद्यान में होनी चाहिए। केल धीरे धीरे मिठाई की मेज से दूर जाने लगा। वह धीरे धीरे इधर उधर देखते हुए और सहजता से पेश आते हुए दूसरी मंजिल की ओर बढ़ रहा था। आह, युवा मास्टर केल! तभी उसे एक आवाज सुनाई दी जो उसे बुला रही थी। केल ने शाही राजकुमार एडिन से नजरें मिलाईं, जो उसकी ओर देखकर मुस्कुरा रहा था। धत्तेरी की! केल जोर से गाली देना चाहता था। हालांकि उसने एक सौम्य मुस्कान बनाए और शाही राजकुमार और युवराज के पास चला गया। जैसे ही केल उनके पास पहुंचा, शाही राजकुमार ने पूछा, युवा मास्टर केल, साम्राज्य में आपका समय कैसा था? मुझे खुशी है कि मैं एम्पायर में कुछ गुणवत्तापूर्ण समय बिता सका। रोआन साम्राज्य की जांच टीम इस यात्रा से कुछ भी हासिल करने में असमर्थ थी। लेकिन ये देखकर कि केल अभी भी कह रहा था कि उसने साम्राज्य में कुछ अच्छा समय बिताया है, शाही राजकुमार ने तलवार मास्टर हुटिन से उसका परिचय कराने से पहले उस पर दया की दृष्टि से देखा। ड्यूक हुटिन, युवा मास्टर केल रोआन साम्राज्य के नायक हैं। आह, ये युवा स्वामी वही महानुभाव होगा जिसने आतंकवादी घटना को रोका। तलवारबाज ड्यूक हुटिन ने सौम्य मुस्कान के साथ केल की ओर देखा। केल ने हल्के से अपना सिर झुकाया। ऐसा करते हुए अल्बेरू ने उसके कंधे पर थपथपाया। वह एक ऐसे व्यक्ति हैं जो रोआन साम्राज्य की मानसिकता को समझते हैं। शाही राजकुमार आदिन ने भी इसमें भाग लिया। मुझे यकीन है कि वह एक महान व्यक्ति बनेंगे। रोआन साम्राज्य के दूत ने भी इस बात पर सहमति जताते हुए कहा कि केल एक दुर्लभ व्यक्ति थे जिनका आचरण और मानसिकता उचित थी। केल बस मुस्कुराता रहा जब लोगों ने उसके बारे में तरह तरह की गलत बातें कहीं। उसी समय उसने राउन की आवाज सुनी। वे गलत हैं। कमजोर इंसान कमजोर ही होता है, लेकिन वह पहले से ही एक महान व्यक्ति है। मैंने उसे स्वीकार कर लिया है। एगो! राउन की बात सुनकर केल की आह निकल गई, लेकिन वह खुद को रोक पाने में कामयाब रहा। उसने उसी समय किसी से नजरें मिलाईं। बिल्ली नाइट! कैट नाइट उसकी ओर पैनी निगाह से देख रहा था। केल ने उसे अनदेखा कर दिया और वाइस टावर मास्टर मेटेलोना से नजरें मिलाने के लिए मुड़ गया। उसके चेहरे पर सौम्य मुस्कान थी और केल ने भी शालीन मुस्कान के साथ जवाब दिया। सद्भाव! साम्राज्य और रोआन राज्य के लोगों के बीच हुई चर्चा का वर्णन करने के लिए यह सबसे अच्छा शब्द था। इस समय केल के आसपास मौजूद नेतागण तथा भोज कक्ष के आसपास उपस्थित विभिन्न लोग सभी शांतिपूर्वक वर्ष के अंत के उत्सव का आनंद ले रहे थे। हालांकि केल को इन लोगों के बारे में सच्चाई पता थी। ड्यूक हुटिन, जो उस पर मुस्कुरा रहा था, ने अल्केमिस्ट्स बेल टॉवर के अंदर प्रयोग करने के लिए वाइस टॉवर मास्टर मेटेलोना को दास बेच दिए। मैं प्रार्थना करता हूं कि आप अपनी यह मानसिकता न खोएं और एक महान व्यक्ति बनते रहें। हाँ सर, मैं जरूर ऐसा इंसान बनूंगा। मोगोरू साम्राज्य के ड्यूक हुटिन और कैलेहनिट्यूज, रोआन साम्राज्य के युवा कुलीन। उनकी बातचीत से भोज कक्ष का माहौल और भी खुशनुमा हो गया। हालांकि ड्यूक हुटिन ने देखा कि केल का हाव भाव इतना अच्छा नहीं लग रहा था। मुझे उम्मीद है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा जिससे तुम पर बोझ पड़े। तुम इतने अच्छे नहीं लग रहे हो। केल ने कड़वी मुस्कान के साथ चिंता का जवाब दिया। पिछले कुछ दिनों से जांच में अपना पूरा योगदान देने के बाद मैं थोड़ा बीमार पड़ गया हूं। अरे नहीं, वाइस टावर मास्टर चिंतित लग रहे थे। केल मुस्कुराया, मानो उसे इस तरह के माहौल में ऐसी बात कहने का अफसोस हो। मैं माफी चाहता हूं। हम सभी को अभी मौज मस्ती करनी चाहिए। मेरा शरीर हमेशा से कमजोर रहा है और मुझे इस यात्रा के जरिए रोआन किंगडम के गुस्से को दूर करने की बहुत उम्मीदें थीं, लेकिन मैं अपनी भावनाओं को छिपाने में बहुत बुरा था। नहीं, बिल्कुल नहीं। ड्यूक हुटिन ने इस महान व्यक्ति को सांत्वना देने की कोशिश की। हम एक दिन सच्चाई को उजागर करेंगे और अपराधियों को पकड़ लेंगे। क्या ये सही नहीं है, महामहिम? बेशक,
हमें अवश्य करना चाहिए। लेकिन युवा मास्टर केल, आपका शरीर कमजोर है। एडन के सवाल पर केल ने अपना सिर हिलाया। हाँ महाराज, राजधानी में हुई आतंकी घटना के बाद मुझे भी संभलने के लिए समय चाहिए था। हमारे युवा मालिक केल का शरीर कमजोर है। ये बहुत दुखद है। अल्बरो ने केल के साथ अच्छा खेला। एडन ने धीरे से बोलना शुरू करने से पहले एक अजीब सा भाव बनाया। मैं किसी बीमार व्यक्ति को बहुत लंबे समय तक नहीं रख सकता। कृपया उत्सव का आनंद लें। हमारे कुछ युवा रईसों से भी बात करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका कुछ समय पाकर मैं गौरवान्वित हूँ। केल ने अंत तक एक सम्मानित कुलीन व्यक्ति होने का दिखावा किया, जब तक कि वह वहां से जाने नहीं लगा। ये बहुत थका देने वाला है। उस बातचीत के बाद वह परेशान और थका हुआ महसूस करने लगा। वह बस घर जाकर अपने बिस्तर पर लौटना चाहता था। हालांकि केल ने स्वयं को साम्राज्य के कुछ युवा कुलीनों के साथ बातचीत करने के लिए मजबूर किया और फिर दूसरी मंजिल की छत पर चले गए, जबकि बाकी सभी लोग वहां आनंद ले रहे थे। दूसरी मंजिल पर कई छतें थीं। केल ने सबसे दूर कोने में छत का दरवाजा खोला। क्लिक करें। वह जल्दी से अंदर गया और दरवाजा बंद कर लिया। मैं अंततः सांस ले सकता हूँ। ठंडी सर्दियों की हवा कैले के चेहरे से गुजरी। वह सूर्य उद्यान भी देख सकता था। सूर्य उद्यान रात के समय भी चमकने के लिए प्रसिद्ध था। हालांकि लाइटें बंद थीं क्योंकि उन्होंने अभी अभी युद्ध समाप्त किया था। इसके बावजूद वर्ष के अंत का जश्न मनाने के लिए फव्वारों के चारों ओर कुछ जादुई स्पॉटलाइटें लगाई गईं। मैं जाऊं। केल ने खुद को तैयार करने के लिए कुछ हल्की स्ट्रेचिंग की। यह उसी क्षण की बात है। दस्तक दस्तक। किसी ने छत के दरवाजे पर दस्तक दी। केल ने दरवाजे पर लगे पर्दे हटाए और धक्का देकर दरवाजा खोला। उपकप्तान, युवा मास्टर निम। केल ने हिल्समैन को आदेश दिया और वह चर्चा के अनुसार वादा किए गए स्थान पर आ गया। ठीक से पहरा दो। हाँ सर, आप इसे मुझ पर छोड़ सकते हैं। अच्छा। हिल्समैन की ऊर्जावान प्रतिक्रिया सुनने के बाद केल ने चारों ओर देखा। छत पर बहुत ज्यादा लोग नहीं थे क्योंकि अभी शाम होने वाली थी। स्वूश। हल्की हवा चली। हिल्समैन ने छत के दरवाजे को पर्दे से ढक दिया और बाहर मूर्ति की तरह खड़ा होकर चारों ओर देखने लगा। नल। आसानी से कगार पर कूदने के बाद केल ने हिल्समैन की ओर मुस्कुरा कर देखा। मैं वापस आऊंगा। स्वूश। कैल हवा की ध्वनि का उपयोग करते हुए छत से उड़ गया। वह शीघ्र ही सूर्य उद्यान के एक अंधेरे क्षेत्र में प्रकट हुआ। मानव, आसपास कोई गार्ड नहीं है। केल ने गश्त के बारे में राउंड की रिपोर्ट सुनते हुए अपने कपड़ों से पत्तियां झाड़ दी। उसने भारी भरकम ब्रोच और रुमाल उतारकर जेब में रख लिया। शाह। हवा की एक धार कैल की हथेली पर गरज रही थी। वह हवा की दिशा में चलने लगा। हालांकि वह सैर पर निकले एक रईस की तरह इत्मीनान से चल रहा था, लेकिन उसके कदम चुपके से चल रहे थे। केल को डायरी में लिखी जानकारी याद आ गई। डायरी में राउंड ने जो पढ़ा था उससे कहीं ज्यादा जानकारी थी। लेस दैन ईश्वरीय वस्तुएं केवल उन्हीं को अपनी शक्ति दिखाती हैं जिन्हें ईश्वर स्वीकार करता है। सड़ा हुआ चच इसका उपयोग नहीं कर पाएगा। ग्रेटर दैन, लेस देन, वे मूर्ख किसी दिव्य वस्तु को नहीं पहचान पाएंगे, भले ही वह उनके सामने ही क्यों न हो। ग्रेटर दैन, लेस देन, वे सभी बुरे और भ्रष्ट हैं। बिना किसी दिव्य शक्ति के उन कमीनों को कैसे पता चलेगा कि दिव्य वस्तु क्या होती है। ग्रेटर दैन, लेस देन, हमेशा के लिए। मुझे उम्मीद है कि यह हमेशा के लिए महल के नीचे दफन रहेगा। ग्रेटर दैन, हालांकि दुर्भाग्य से एक व्यक्ति ऐसा भी था जो बिना किसी दैवीय शक्ति के भी दिव्य वस्तुओं को पहचान सकता था। चोर। साउंड ऑफ द विंड का पूर्व मालिक ऐसा कर सकता था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि प्राचीन शक्ति मालिक की क्षमताओं को आगे ले जाएगी। कैल ने पवन की ध्वनि के मार्गदर्शन का अनुसरण करते हुए चलना जारी रखा। सूर्य उद्यान। केल तेजी से इस विस्तृत भूल भुलैया जैसे उद्यान से गुजरा। शश। जब वह तेजी से उनके पास से गुजरा तो पत्तियों में सरसराहट हुई। उसी समय उसने राउंड की आवाज सुनी। मानव, क्या ये सही तरीका है? केल ने चलना बंद कर दिया। बूम बूम बूम। उसके धड़कते दिल ने उसे बता दिया कि वह अपने गंतव्य पर पहुंच गया है। मानव, तुम उस कूड़ेदान की ओर क्यों जा रहे हो? केल ने धीमी हंसी हंसी। बगीचे के कोने में रखा ये कूड़ेदान देखने में अद्भुत लग रहा था, लेकिन अंततः ये केवल कूड़े का एक पात्र ही बनकर रह गया। उसे कूड़ेदान के नीचे जमीन तक पहुंचने की जरूरत थी। यह मुझे पागल कर देता है। केल ने बोलना शुरू किया। क्या आसपास कोई है? नहीं। केल ने अपनी आस्तीन ऊपर उठाए और कूड़े के डिब्बे को, जो उसके आकार का आधा था, एक तरफ धकेल दिया। फिर उसने अपने जादुई थैले से एक छोटी कुदाल निकाली। खड़खड़ाहट, खड़खड़ाहट, खड़खड़ाहट। कुदाल जमी हुई जमीन में खोदने लगी।
थोड़ी खुदाई करने के बाद केल पीछे हट गया और रावण ने हवा का हल्का झोंका उड़ाकर अंदर की सामग्री को बाहर निकाल दिया। योजक चिन्ह डॉट डॉट डॉट। मानव, मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। जारी रखना। रावण ने तब तक खुदाई जारी रखी जब तक कि खाई कैले की ऊंचाई के बराबर नहीं हो गई। क्या ये सचमुच यहाँ है? जारी रखना। केल की संक्षिप्त प्रतिक्रिया सुनने के बाद रावण ने जो कहना चाहा था वह नहीं कह पाया। केल के कपड़े हवा में हल्के से फड़फड़ा रहे थे। पवन की ध्वनि उत्साहवर्धक थी। केल ने खाई को देखा जो धीरे धीरे गहरी होती जा रही थी। लेस देन मुझे भी कभी उस दिव्य वस्तु का उपयोग करने का मौका नहीं मिला। अगर मैंने उसका उपयोग किया होता तो कोई भी मुझे विधर्मी नहीं कह सकता था। ग्रेटर देन। क्लिक करें। एक अलग सी आवाज सुनाई दे रही थी। केल ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और रावण ने जादू का प्रयोग करके मिट्टी से ढकी हुई वस्तु को जमीन से उठा लिया। केल ने उस वस्तु को साफ करने के लिए अपनी जेब से रुमाल निकाला। मानव, इस वस्तु से एक डरावनी आभा आ रही है। ये गर्म है। केल ने अपनी मुस्कुराहट नहीं छिपाई। उसके हाथ में एक छोटा सा कॉम्पैक्ट हाथ दर्पण दिखाई दिया। उसने ढक्कन खोला। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। ये टूट गया है। उसने देखा कि दर्पण टूटा हुआ था। कोई भी यह नहीं सोच सकता था कि यह कोई दिव्य वस्तु है, खासकर सूर्य की निंदा। उसके सामने रखी वस्तु उस डरावने नाम से मेल नहीं खाती थी। आह, कितना मनोरंजक है। केल ने कॉम्पैक्ट दर्पण को अपनी छाती की भीतरी जेब में रख लिया। चल दर, ठीक है, इंसान। वैसे, केल, जो जल्दी से छत पर लौटने की कोशिश कर रहा था, उसने रावण की बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देने की कोशिश की। कुछ दिन पहले की किताब इस कॉम्पैक्ट मिरर से भी अधिक बुरी और डरावनी है। हालांकि वह ऐसा नहीं कर सका। ये ड्रैगन के मुंह से निकली बात थी। वह अभी भी ड्रैगन था, भले ही वह केवल 5 साल का था। 10 अरब गैलन से अधिक पानी और 2 दिव्य वस्तुएं अर्जित करने के बाद केल को पंख के समान हल्का महसूस हुआ। मानव, क्या तुम खुश हो? बिल्कुल। केल खुशी खुशी छत की ओर वापस चला गया। उसे अपने सामने सूर्य महल दिखाई दे रहा था। इसके बाद वह घबरा गया। हिल्समैन। हाँ, युवा मास्टर निम। हिल्समैन केल की ओर तेजी से बढ़ रहा था। आपके साथ क्या गलत हुआ है? तुम्हें अभी भाग जाना चाहिए। क्या? वह किस बारे में बात कर रहा है? लोग अभी सूर्य महल से बाहर क्यों आ रहे हैं? केल दूर से सूर्य महल के प्रवेश द्वार से शूरवीरों, सैनिकों और कुलीनों को बाहर निकलते हुए देख सकता था। पाट पाट। बगीचे के चारों ओर जादुई रोशनियां जलने लगीं। केल ने छत की ओर जाना बंद कर दिया और बगीचे में एक अंधेरे इलाके की ओर बढ़ गया। उसने अंधेरे में हिल्समैन की ओर देखा और वाइस कैप्टन ने थोड़ा शांत होने के बाद बोलना शुरू किया। हालांकि उसके मुंह से निकले शब्द चौंकाने वाले थे। अभी अभी किसी ने अल्केमिस्ट्स बेल टॉवर के वाइस टॉवर मास्टर की हत्या करने की कोशिश की थी। हम दुनिया में क्या है? केल के चेहरे पर आश्चर्य था। हत्यारा साम्राज्य के शूरवीरों में से एक था, लेकिन भागने से पहले वह केवल वाइस टॉवर मास्टर को घायल करने में कामयाब रहा। बिल्कुल नहीं। केल ने बोलना शुरू किया। क्या उसके बाल लाल थे? तुम्हें कैसे पता चला? तुम सही हो। उस पर किमियागरों और शूरवीरों ने हमला किया था, लेकिन फिर भी वह भागने में कामयाब रहा। वे अभी उसकी तलाश कर रहे हैं। मुझे विश्वास है कि वे उसे जल्द ही पकड़ लेंगे क्योंकि वह घायल है। हे भगवान! केल को इस पर विश्वास नहीं हुआ। युवा मास्टर निम, मैं सोच रहा था कि हमारी कहानी यह हो सकती है कि आप बीमार होने के कारण छत पर आराम कर रहे थे और जब ये घटना घटी तो मैं छत से कूद गया और आपको बगीचे में ले गया। हिल्समैन ने शांतिपूर्वक कहा। युवा मास्टर निम, क्या आपको नहीं लगता कि यह एक अच्छी कहानी है? कृपया मेरी पीठ पर चढ़ जाओ। मुझे लगता है कि अगर हम महामहिम युवराज तक पहुंचने में कामयाब हो जाए तो ये ठीक रहेगा। चलो अब चलते हैं। केल ने निर्णय लिया कि उसे सबसे पहले इस क्षेत्र से बाहर निकलना चाहिए। यह उसी क्षण हुआ। रुअसल, पत्तों के सरसराने की आवाज आ रही थी और पेड़ से कुछ गिरने की आवाज आ रही थी। उफ, ऐसा लग रहा था जैसे कोई छोटा जानवर पेड़ों से कूदते समय गिर गया हो। जानवर कराह उठा और भागने की कोशिश करने लगा। केल ने बोलना शुरू किया। ओह, क्या? हिल्समैन जी श्रीमान, पकड़ लो। माफ करें। केल ने लाल बिल्ली की ओर देखा जिसके कई स्थानों से खून बह रहा था। ऐसा कैसे हो सकता है? मानव, ये बिल्ली है। मुझे पता है। जैसे ही हिल्समैन अजीब तरीके से बिल्ली के पास पहुंचा, केल ने बोलना शुरू किया और बिल्ली भागने की कोशिश करते हुए गुर्राने लगी। उसने बिल्ली से आंख मिलाई। क्या आप भी कीमिया को नष्ट करने की कोशिश कर रहे हैं? भी? उस शब्द से बिल्ली सिहर उठी। उस क्षण केल ने सोचना शुरू कर दिया। वे सभी अपने आप ही लुढ़कते रहते हैं।
जो अस्तित्व उसे साम्राज्य और कीमिया को नष्ट करने में मदद कर सकते थे, वे स्वयं ही उसके हाथों में आ रहे थे।